मेरा नाम महविश दानिश है और मैं जाफर एग्रो सर्विसेज हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स टीम की प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। अगर आप हमारे पिछले वेबिनार में भी शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि हमने इस साल से वेबिनार्स की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसका मकसद ये है मुख्तलिफ क्रॉप हम फार्मर्स को मुकम्मल नॉलेज प्रोवाइड कर सके, साथ में जो भी उनके कंसर्न्स क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर सके। आज का जो हमारा वेबिनार है वो फोकस्ड है क्यूकम्बर टनल फार्मिंग पर। मैं थोड़ी सी आपको प्रोग्राम की तरतीब बताती चलूं। आज का जो हमारा वेबिनार है इसको लीड करेंगे हमारे मैनेजर एग्रोनॉमी मिस्टर इरफान नवाज। इरफान में डिटेल्ड में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे क्यूकम्बर टनल फार्मिंग के हिसाब के मुतालिक फार्मर्स के क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्रॉप के मुतालिक उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, रीजनेबल बैलेंस्ड अमाउंट में पानी और खाद देने की क्या अफादियत है फसल पे, फार्मर का कितना खर्चा आ रहा होता है, उसको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता है वो, साथ में इस क्रॉप क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं, उनका तदारुक कैसे किया जाए, काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन। इस वेबिनार में हमने 2 क्वेश्चन के सेशंस रखे हैं। एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हम स्टार्ट करेंगे तकरीबन 12:30 बजे और होगा सेशन के एंड में। इसके अलावा हमारे पास हमारे एक बहुत ही अजीज काश्तकार भी मौजूद हैं, चौधरी अली रजा साहब कमालिया से हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। ये बहुत ही वेल रिनाउंड और प्रोग्रेसिव फार्मर हैं हमारे, जो 70 एकड़ लैंड पे उन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और कामयाबी के साथ टनल फार्मिंग कर रहे हैं। आज हम उनसे लाइव मिलेंगे, उनसे लाइव सवाल जवाब करके उनसे बात भी करेंगे। इसके अलावा हमने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई हुई है जिसके थ्रू हम उनका फार्म देख सकेंगे, उनका फार्म क्या है और क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर। तो जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर्स के सेशन रखेंगे, एक 12:30 बजे करीब और एक एंड में। हमसे सवाल पूछने के आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप अपना हैंड रेस करने का जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो हैंड रेस करके आप अपनी आवाज में सवाल पूछ सकते हैं, या आपको एक क्वेश्चन आंसर्स की विंडो दिख रही होगी, आप इसमें भी अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और जब सवाल जवाब का सेशन होगा तो हम एक एक करके आपके सवालात को एड्रेस करेंगे। तो चलिए बगैर कोई ताख़ीर किए सेशन। all right, over to you इरफान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे वेबिनार टनल में खीरे की काश्त बजरिए ड्रिप इरिगेशन के ऊपर है। जैसे तफसील में माविश ने बताया, मैं अपना तारुफ करवाता चलूँ कि मेरा नाम मोहम्मद इरफान नवाज है। MSc हॉर्टिकल्चर मैंने ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की और कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से मैंने इरिगेशन वाटर कंजर्वेशन के अंदर मैंने सर्टिफिकेट लिया। इस वक्त मैं मैनेजर एग्रोनॉमिस्ट हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जाफर एग्रो सर्विसेज के अंदर काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। इससे पहले फैसलाबाद MA एग्री फार्म के ऊपर मैं एज ए जनरल मैनेजर ग्रीन हाउस एंड डेयरी फार्म काम करता रहा हूँ। उससे पहले मिचेल्स फ्रूट फार्म पे एज ए फार्म एंड डेयरी मैनेजर मैंने काम किया कुछ 7 साल। तो मेरी एक्सपर्टीज सब्जियात के अंदर है, बागबानी के अंदर है, फार्म मैनेजमेंट के अंदर और डेयरी फार्मिंग के अंदर है। तो आज के वेबिनार की तफसील कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि टनल फार्मिंग और बेमौसमी सब्जियात की काश्त, उसके बाद टनल में खीरे की काश्त का तरीक़ेकार, पानी के मुनासिब इस्तेमाल के पैदावार के ऊपर मस्बत नताइज, और इसके बाद खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल, और टनल में खीरे की भरपूर पैदावार लेने के लिए रहनुमा असूल कौन से हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद खीरे की काश्त के मसाइल और उनका हल, और एंड के ऊपर हम देखेंगे कि आमदन और खर्च का तकाबली जायज़ा। तो ये आज पूरे हमारे वेबिनार की जो है वो ये तफसील होगी, इसी के गिर्द हमारी सारी डिस्कशन जो है वो चलेगी। तो टनल फार्मिंग और बेमौसमी सब्जियात के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं कि कहते किसको हैं बेमौसमी सब्जियात, टनल फार्मिंग क्या होती है। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे फार्मर हैं जो कि ऑलरेडी टनल फार्मिंग को जानते हैं और कर रहे हैं सक्सेसफुली इसमें
फसलें उगा रहे हैं। कुछ ऐसे फार्मर भी होंगे हमारे साथ जो कि इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे, जो कि फर्स्ट टाइम टनल फार्मिंग के हवाले से जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो ये उनके लिए कुछ इनिशियल जो है वो डिस्कशन उनके लिए है। बेमौसमी फसल क्या होती है कि हम आम तौर पे जितनी भी हमारी सब्जियात होती हैं, इनको हम 2 ग्रुपों के अंदर तक़सीम करते हैं। एक हमारी मौसम गर्मा की सब्जियात और दूसरी मौसम सरमा की सब्जियात। जो मौसम गर्मा की सब्जियात होती हैं, उनको मौसम सरमा के अंदर प्लास्टिक के अंदर या टनल के अंदर कवरिंग करके उनको गर्मी वाला माहौल प्रोवाइड करके उनको उगाना और कामयाबी के साथ पैदावार लेना, इसको बेमौसमी सब्जियात कहा जाता है। टनल फार्मिंग करनी कब चाहिए? यानी कि अगर दूसरी दूसरी तरफ हम क्वेश्चन करें कि टनल फार्मिंग करने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमारे पास वसाइल का होना बड़ा ज़रूरी है और जिस एरिया के अंदर हम टनल फार्मिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे लेबर की फरावानी हो, लेबर बहुतात में मिले और तजर्बाकार ज़री माहिर दस्तयाब हों, यानी कि जो फार्म की देखभाल करने के लिए सुपरवाइज़र हमारे पास होना ज़रूरी है। और इसके साथ हम जब टनल फार्मिंग के बारे में हमारे पास टेक्नोलॉजी, इल्म और मालूमात हों, तो उस वक़्त करनी चाहिए। और कुदरती वसाइल को बेहतर इस्तेमाल करके और ज़री माहिरीन की खिदमात हासिल करके तो अच्छी हम पैदावार ले सकते हैं। कामयाबी के रहनुमा असूल कौन से हैं कि जो भी काम करें चाहे वो टनल फार्मिंग या इसके अलावा हट के कोई और बिज़नेस है, तो सबसे पहले रहनुमाई लें। जो इस फ़ील्ड के अंदर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ मुशावरत करें और पूरे एरिया के अंदर देखें, कम्युनिटी में देखें और उसके बाद फिर आप अपना एक ऐसा रहनुमा जो है वो ढूँढें, जिसके साथ आप हर चीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस कर सकें फ्यूचर के अंदर। तो जो भी आपको मसला पेश आए फ्यूचर के अंदर उस उनके साथ आप मशावरत कर सकें, तो ऐसी जो है रहनुमाई लेना, मशावरत करना, काम करने से पहले जो है ये बहुत ज़रूरी है और टनल फार्मिंग के अंदर इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह मौज़ून लोकेशन के ऊपर और बेहतरीन ज़मीन का इंतखाब करना जो है वो टनल फार्मिंग की कामयाबी के अंदर सबसे बड़ा ज़ीना है। अगर आपने ज़मीन अच्छी जगह के ऊपर और लोकेशन अच्छी आपने सिलेक्ट कर ली, तो कामयाबी के चांसेज़ आपके 50% जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर उसके साथ है मीठा पानी, कि जिस जगह के ऊपर आप टनल फार्मिंग करने जा रहे हैं, आप सब्जियात ग्रो करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो उस एरिया के अंदर आपको मीठा पानी वाफ़िर और मुतवातिर जो है मिलना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ इलाके के मुताबिक फ़सल का इंतख़ाब करना, यानी कि जिस इलाके में आप ग्रो करना चाह रहे हैं, आया वहाँ पे ये फ़सल आसानी से ग्रो हो सकती है या ऐसा तो नहीं है कि जिसके ऊपर आपके अख़राजात बहुत ज़्यादा आ जाएँ, उस फ़सल को मैनेज करते हुए, लेकिन उस फ़सल का उस एरिया के अंदर सेल प्राइस उसकी यानी कि उसकी जो मार्केट है, वो इतनी अच्छी नहीं है या उसका जो रिटर्न है, वो आपको इतना अच्छा ना मिले, जितने कि आपके अख़राजात हो जाएँ। और फिर इसके साथ बीमारियों का मौज़ू इल्म और क़ब्ल इस वक़्त कंट्रोल ये इसके बारे में इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। नुकसानदा कीड़ों से यकीनी तहफ़्फ़ुज़ कि कौन-सी बीमारी आएगी, कौन-सा कीड़ा आएगा तो उसके लिए कौन-सी स्प्रे करनी है। इसी तरह आला पैदावारी ख़ुसूसियात के हामिल बीज की काश्त के अच्छे बीज कौन से हैं, कहाँ से मिलेंगे और उनकी प्राइस क्या होगी और उनका अच्छा सोर्स क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन होना। फिर बेहतरीन और तस्दीक शुदा बीज का असूल यानी कि जिससे भी आप बीज हासिल करें, आपको पता हो कि ये बीज है वो बिल्कुल अ, मेयारी हैं, इनके अंदर किसी किस्म की मिलावट नहीं है या किसी किस्म की दो नंबरी नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे ऐसे बीज ऊपर लेबल जो है आपको वो वाला लिखा होता है जिसकी आप डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर जो है उसके अंदर मिक्सिंग होती है। कुछ ऐसी लोग हैं जो कि सिर्फ़ पैसे के हसूल के लिए जो है वो फार्मर को नुकसान कर देते हैं। इसी तरह ज़री इनपुट्स की अर्ज़ा और काबिल एतमाद दस्तयाबी ये भी सेम वैसे ही है कि जहाँ से भी आप ज़री इनपुट्स ले रहे हैं, खाद, बीज, आपके जितने भी टनल के अंदर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल है, उस जगह से मिले जहाँ जहाँ पे आपको भरोसा भी हो कि बिल्कुल जो चीज़ मैंने ली है, ये वही है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है और दूसरे नंबर के ऊपर आपको कम प्राइस के ऊपर, मुनासिब कीमत के ऊपर जो है वो मिले। तो ये कामयाबी के जो है वो रहनुमा असूल हैं। तो टनल फार्मिंग आम जो हमारी रवायती काश्त होती है उससे मुफ़ीद कैसे है? अगर इसको हम मवाज़ना करें क्योंकि इसके अंदर पौधों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। अगर 1 एकड़ की हम बात करें तो टनल के अंदर खीरे जो है वो 16,000 पौधे जो है 1 एकड़ में लगते हैं और इसी तरह अगर
ओपन कल्टीवेशन जो हमारी ज़मीन के ऊपर जो है वो आम जो मौसमी खीरा होता है, वो लगाते हैं तो वो 6000 से ऊपर ज़्यादा जो है वो पौधे नहीं लग सकते। इसी तरह लाइनों के दरमियान फासला कम होता है क्योंकि इसको पौधों को ऊपर लेके जाते हैं, ज़मीन के ऊपर फैलाते नहीं हैं और हाइब्रिड अक़साम का बीज इस्तेमाल करते हैं और पौधों पौधों की पैदावारी सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा खीरे के अंदर स्पेशली पार्थिनोकार्पिक एक अक़साम इस्तेमाल करते हैं खीरे की, तो इसमें हर नोड के ऊपर जो भी फूल लगता है उससे खीरा जो है, उससे फ्रूट जो है डेवलप होता है। इसी तरह नुकसानदेह कीड़ों का हमला टनल के अंदर जो वो कम हो जाता है, इसके मुकाबले में जो हम ओपन काश्त करते हैं। अज्जाए सगीरा और कबीरा का मुनसिफ़ाना इस्तेमाल होता है इसके अंदर और पानी का भी मुनसिफ़ाना इस्तेमाल होता है टनल के अंदर। तो इस तरह ये टनल टेक्नोलॉजी मुफ़ीद है। टनल की आम तौर पे जो चल रही हैं इस वक़्त फ़ील्ड के अंदर साख़्त वो 3 तरह की टनल होती हैं। एक छोटी टनल होती है, एक दरमियानी टनल और एक हाई टनल। और इससे आगे जो है, जो एडवांस है उसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। तो इस पिक्चर के अंदर आप चारों चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। राइट साइड के ऊपर ग्रीन हाउस है, उसके सेकंड जो पिक्चर है इसके अंदर सेकंड पिक्चर की राइट राइट कॉर्नर के अंदर ये हाई टनल है, उसके लेफ्ट साइड पे वॉक-इन टनल है। नीचे दोनों पिक्चर्स जो दी हुई हैं ये लो टनल की दी हुई है। आम तौर पे जो हमारे लो टनल होता है उसके अंदर वो सब्जियात उगाते हैं जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करती हैं, फैलती हैं जैसे खरबूजा है, तरबूज है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम नीचे ज़मीन के ऊपर लगाते हैं और नीचे ही वो फैलती हैं, तो वो वॉक-इन टनल उनके लिए लगाया जाता है और ख़ास तौर पे ये कोहरे के असरात से बचाने के लिए लगाया जाता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में कवरिंग करते हैं, उसके बाद उतार देते हैं और वॉक-इन टनल के अंदर वो वाली फसलात लगाते हैं जिनका बेलें ऊपर लेके जाना ज़रूरी हो या उनकी हाइट ज़्यादा हो। ख़ास तौर पे खीरा इसके अंदर लगाया जाता है, टमाटर भी किसी कुछ फार्मर हैं जो कि इसके अंदर लगाते हैं और शिमला मिर्च इसके अंदर लगाई जाती है, आम हरी मिर्च इसके अंदर लगाई जाती है। व हाई टनल की हम बात करें तो हाई टनल के अंदर ये उस जगह के ऊपर लगाया जाता है जहाँ पे सरमाया भी हो और उस जगह के ऊपर लगाया जाता है जहाँ पे हमें बार-बार जो है वो वॉक-इन टनल दूसरे जो टनल होते हैं उनको उखाड़ना पड़ता है। तो हाई टनल एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, एक दफ़ा लगा दिया तो उसके बाद साला-साल जो चलता है उसके ऊपर सिर्फ़ हमें पॉलीथीन और इंसेक्ट नेट जो होते हैं वो उसी को चेंज करना पड़ता है। और ग्रीन हाउस ये आपका बिल्कुल एडवांस जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप जितनी फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं, वैसे ही आप इसके अंदर जो है वो पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये छोटी टनल की पिक्चर्स हैं और आम तौर पे जो खीरा हम लगाते हैं ज़्यादातर वो दरमियानी टनल के अंदर लगाया जाता है या फिर हाई टनल के अंदर लगाया जाता है। जो नए फार्मर होते हैं या जो जो फार्मर जिनके पास रिसोर्सेज़ कम होते हैं या अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए रिकमेंड यही किया जाता है कि आप दरमियानी टनल से स्टार्ट करें और दरमियानी टनल के अंदर कामयाबी से लेने के बाद फसल कामयाबी से लेने के बाद फिर आप हाई टनल की तरफ मूव करें। तो दरमियानी टनल के अंदर जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो 20 फुट होती है और इस तरह उसकी डिवीज़न होती है। ऊपर वाली जो आर्च जो गोलाई होती है वो 11 फुट जो पाइप पाइप होता है वो गोलाई उसकी की जाती है और नीचे वाला जो 4.5 फुट होता है, उसको नीचे स्ट्रेट रखा जाता है। तो ये 20 फुट की एक एक पाइप की जो है वो लंबाई होती है और आम तौर पे 1 एकड़ के अंदर हमारे तकरीबन कोई जो इसका खर्चा आता है वो कोई 2.5 लाख से लेकर पौने 3 लाख तक आता है। तो इस तरह सीरीज़ के अंदर एक पाइप से दूसरे पाइप का फ़ासला द 10 फुट कुछ फार्मर रखते हैं, कुछ 12 फुट भी रखते हैं। तो एक पाइप से दूसरे पाइप के साथ अटैच करते जाते हैं और उनको फिर ऊपर रस्सियों की मदद के साथ जो है इसको वायर के साथ जो है वो टाइट किया जाता है और इसके ऊपर फिर इंसेक्ट नेट या शापर जो है वो लगा दिया जाता है। अब हम आते हैं हमारे असल जो आज का जो टॉपिक है कि टनल में खीरे की काश्त कैसे करते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या है? तो इसके लिए सबसे पहला जो बुनियादी जो चीज़ है वो ज़मीन है। कि ज़मीन का हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा 6 से 12 इंच का बालाई हिस्सा इसकी पौधों की नशो-नुमा के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। क्योंकि इसी हिस्से से पौधों की जड़ों जड़ों से अपनी नशो-नुमा के लिए पानी भी लेना है जड़ों ने और खाद भी इसी इसी हिस्से से हासिल करनी है। तो इस वजह से सब्जियों की पैदावार पैदावार जो है इसी हमारी ऊपर वाली जो 6 से 12 इंच की जो तह होती है ज़मीन की, इसी के ऊपर इन्हसार कर रही होती है। तो लिहाज़ा अच्छी फसल हासिल करने के लिए इसका नरम, भुरभुरा और ज़रख़ेज़ होना बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर नामियाती मादे का होना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे हमारी जो ज़मीनें हैं पंजाब के अंदर सिंध के अंदर या केपी के
में, तो नॉर्मली हमारी ज़मीनों के अंदर इशारिया 4-5% जो है ऑर्गेनिक मैटर है, जो नामियाती मादा है। अगर इसको हम बढ़ाकर 2% तक ले जाते हैं, उसमें गोबर मिक्स करके, पोल्ट्री की मैन्योर जो है वो मिक्स करके, फार्म यार्ड मैन्योर मिक्स करके, या फिर ग्रीन मैन्योरिंग जिसको हम सब्ज़ खाद कहते हैं, जंतर हो गया, ऐसी फसलें उगाकर उसको ज़मीन के अंदर मिक्स करके इसको नामियाती मादे को बढ़ा सकते हैं। अगर हम नामियाती मादे को 0.5 से बढ़ाकर 2% तक लेके जाते हैं, तो हमारी खादों की जो खपत होती है, वो बहुत कम हो जाती है। हमारी खादों के ऊपर जो अखराजात हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। जो इस वक़्त ज़मींदार जो खीरा लगा रहे हैं, उसको आम तौर पे 3 फसलात हैं, जो इस वक़्त पंजाब के अंदर चल रही हैं। तो सबसे पहला जो अगेता खीरा लगाया जाता है, वो अगस्त के अंदर लगाया जाता है, और ये इंसेक्ट नेट के अंदर लगाया जाता है, क्योंकि इस वक़्त आंधियों का भी खदशा होता है और बारिशों का भी इस वक़्त खदशा होता है, अगस्त में जो लगाया जाता है। इसके बाद दरमियाना अगेता आता है, जो कि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक हम लगाते हैं, और ये ज़्यादातर फार्मर जो है वो टिश्यू के अंदर, जिसको स्पन बोन भी कहते हैं, उसमें लगता है, और कुछ फार्मर इसको इंसेक्ट नेट में भी लगाते हैं, और जहाँ पे आंधियों का, बारिश का के मसाइल हों, और इसके साथ हेल स्टॉर्म जिसको हम ओले कहते हैं, गड़ा कहते हैं, पड़ने के चांसेस हों, तो उन एरियाज़ के अंदर फसल को नुकसान से बचाने के लिए इंसेक्ट नेट के अंदर लगाया जाता है। और फिर इसके बाद आ जाती है हमारी पॉली टनल के अंदर, या पिछेता जो टनल के अंदर हम लगाते हैं, तो ये नवंबर से लेकर दिसंबर तक इसकी काश्त होती है, और ये पॉलीथीन शापर के अंदर इसको लगाया जाता है। अब इसके लिए टनल के अंदर ज़मीन की तैयारी हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम गोबर की खाद को ज़मीन के अंदर मिलाते हैं, और इसके बाद फिर हम सब्ज़ खाद उगाते हैं। यानी कि जंतर को ज़मीन तैयार करके पानी लगा के छटा कर देते हैं, और जिस वक़्त फूलों के ऊपर आ जाता है, ये तकरीबन को 45 दिन की जो फसल होती है, वो 5% फ्लावरिंग के ऊपर आ जाती है, जिसको 5% फूल जब इसके ऊपर, जंतर के ऊपर आ जाएँ, तो उस वक़्त उसको रोटावेट करके ज़मीन के अंदर मिला दें, और उसके बाद उसको पानी लगाकर छोड़ दें। और जिस वक़्त ज़मीन को तैयार करना हो, जब हमने बुवाई करनी हो, काश्त करना हो खीरा, तो उससे कोई 10-15 दिन पहले इसको दोहरा हल सुहागा दें, पानी पानी लगाएँ, और उसको जड़ी-बूटियाँ उगने दें। जैसे जड़ी-बूटियाँ उगें, तो फिर उसके बाद ज़मीन को दोबारा तैयार करें, हल सुहागा करें, और उसके बाद ज़मीन तैयार करने के बाद रूटावेटर लगाने के बाद फिर उसके बेड निकाल लें। तो जितनी हमारी ज़मीन के अंदर जो बुनियादी जो हमारी बेसल डोज़ होती हैं, वो बुनियादी तौर पे ज़मीन की तैयारी के अंदर डाल दी जाती हैं, और इसमें ख़ास तौर पे फ़ॉस्फ़ोरस की जो मिकदार होती है, उसको हम ज़मीन की तैयारी के अंदर डालते हैं। नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि 1.5 बैग डीएपी, आप न्यूट्राफुल डीएपी जो है वो ज़मीन की तैयारी के अंदर आप डालें, और बाकी जो हमारी नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटाश होगी, वो फर्टिगेशन के थ्रू, ड्रिप के थ्रू जो है वो दी जाए। ये उसका तरीक़ेकार है कि पहले आप जंतर को ग्रो करें, जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर आ जाए, ये तकरीबन इस वक़्त ये क्रॉप जो है वो कोई 30 दिन की क्रॉप है। जब ये 45 दिन पर तक पहुँचती है, तो इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद ज़मीन के अंदर आप डालें, और इसको तैयार करें, रूटावेट करें, रूटावेट करने के बाद ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें, तैयार करने के बाद आप बेड्स निकालें, जितनी आपकी ज़मीन अच्छी तैयार होगी, उतने बेड आपके अच्छे निकलेंगे, और उतनी ही पौधों की जर्मिनेशन जो है वो बहुत अच्छी होगी, और उतना ही पानी का जो वतर है वो आपके बेड के अंदर जो है वो मुनासिब जाएगा। और अगर ज़मीन अच्छी तैयार नहीं होगी, तो उसके बाद के अंदर जो है वो मसाइल आएँगे। ज़मीन तैयार करने के बाद, बेड निकालने के बाद लेटरल को बिछाएँ, और इसके बाद फिर प्लास्टिक मल्च जो है वो बिछाई जाती है। तो प्लास्टिक मल्च बिछाने का मकसद क्या होता है कि जड़ी-बूटियों को कंट्रोल करना, और इसके साथ पटड़ियों और खेलों से जो पानी बुखारात बनकर जो उड़ता है, उसको कम करना। और इससे क्या होता है कि टनल के अंदर जो नमी होती है वो कम हो जाती है, और टनल के अंदर कम नमी की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे जो डाउनी मिल्ड्यू है, उसके ऊपर कंट्रोल मिलता है। और ठंडे मौसम में ज़मीन के दर्जे हरारत का जो है इससे मल्चिंग से बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो ज़मीन से जो अपटेक होती है खादों की, पौधा जो है वो बेहतर बेहतर तरीके से अपटेक करता है। तो इस तरह लेटरल बिछाने के बाद इस तरह मल्च कर देते हैं। तो मल्च डालने का तरीका क्या है कि खेलियों के ऊपर जो हमारे जो बेड हैं ऊपर,
अराउंड कोई 2 से 3 फुट का चौड़ा बेड होता है, तो उसके ऊपर जो है इस प्लास्टिक को बिछाया जाता है और फिर इसका पौधों से पौधों का फासला जो रखना हो, उतने फासले के ऊपर जो है वो लोहा गरम करके या इसके लिए ख़ास जो है एक एक पाइप जो है वो लगाया जाता है, पीछे सिलेंडर के साथ अटैच किए जाते हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके साथ जो है वो और इसके साथ एक मार्का लगाया होता है, तो उसके साथ जो है वो सुराख किए जाते हैं, जितना हमने पौधे से पौधे का फासला रखना है। तो आम तौर पे हम खीरे के अंदर 12 इंच से लेकर 14 इंच तक का फासला रखते हैं, जिससे 16,000 से लेकर 18,000 बीज हम लगाते हैं। तो बीज को इन प्लास्टिक में जो सुराख किए होते हैं, उनके अंदर जो है आधा इंच गहराई के अंदर लगाया जाता है। तो ये बेड तैयार किया, उसके बाद इस तरह जो है वो मल्च बिछाते हैं। तो मल्च बिछाने के बाद इस तरह जो है इसके ऊपर सुराख किए जाते हैं। ये सुराख करने के बाद फिर हम इसके अंदर बीज लगाते हैं और इस तरह जो है यूनिफ़ॉर्म जर्मिनेशन होती है, कोई बीज मिस नहीं होता। और दूसरा तरीका कि कुछ लोग नर्सरी से जो है नर्सरी उगाकर फिर नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, ख़ास तौर पे जो अर्ली काश्त होती है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों के अंदर टेम्परेचर क्योंकि हाई होता है, तो नर्सरी सही तरीके से तैयार नहीं की हो सकती। सिर्फ़ जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं नर्सरी तैयार करने के लिए, वो कर सकते हैं और इसके ऊपर ख़ास जो है वो तवज्जो देनी होती है, ख़ास तौर पे इसके ऊपर हार्मोन्स के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो नए फार्मर हों, उनको ख़ास तौर पे इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि जब जब भी आप खीरा काश्त करें, तो डायरेक्ट सीड करें। डायरेक्ट बीज लगाएँ बजाए इसके कि आप नर्सरी लगाएँ। नर्सरी जो है हमेशा नाकामी की तरफ लेके जाती है। अगर नर्सरी से लगाना मकसूद हो तो फिर इसको किसी अच्छे फार्मर के पास जहाँ पे जिसके पास ये फैसिलिटी हो नर्सरी ग्रो करने की, तो उनके पास जो है वो तैयार करवाया जाए। अभी जैसे यहाँ पे ये जो नज़र आ रही है, मामू कांजन के अंदर नर्सरी के ग्रो कर रहे हैं। मियाँ शौकत साहब जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी ये ग्रो कर रहे हैं और फार्मर को प्रोवाइड भी करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि नर्सरी ग्रो करके देती हैं। तो इस तरह की नर्सरी अगर हो तो वो शिफ्ट की जा सकती है। अगर नर्सरी बहुत बढ़ जाए, उसकी हाइट कंट्रोल ना हो, तो उससे जो है वो पैदावार जो है वो मुतासर होती है। और जिस वक़्त हम बीज लगाते हैं तो उस वक़्त बराह रास्त काश्त के ऊपर कुछ मसाइल का सामना पेश करना पड़ता है, जैसे चूहे हैं, चींटी हैं, दीमक है, बीज का कम उगाव है, डैम्पिंग ऑफ है। तो ये सारे मसाइल जो है वो आते हैं। तो चूहों का मसला जो है हल करने के लिए इसके लिए ज़्यादातर अ, टनल के अंदर जो फार्मर करते हैं कि इसको थीमेट जो है, उनको टनल जब बीज लगा देते हैं, तो लगाने के बाद थीमेट का छत्ता कर देते हैं साइडों के ऊपर और उनको बंद कर देते हैं अच्छी तरह ताकि कोई बाहर से कोई चूहा अंदर दाखिल ना हो। तो थीमेट जो है इसकी काफ़ी ज़हरीली दवाई है और इसकी काफ़ी ज़्यादा बदबू होती है, तो उसकी वजह से चूहे जो है इससे दूर भागते हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई मसला हो, तो फिर मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है ज़िंक फ़ॉस्फ़ाइड जो है ये किसी बीजों के ऊपर लगा के या मक्की के दानों को भूनकर देसी घी उसके ऊपर लगा के उसके ऊपर जो है इन इन ज़हरों को मिलाकर फिर इनको जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो बीज है वो डाल दिए जाएँ, तो इनको भी चूहे खाकर जो है मर जाते हैं। और तीसरे नंबर पे ये है कि अपने खेत के अंदर मुख्तलिफ कॉर्नर के ऊपर जो पुराने घड़े जो हैं वो दबा दिए जाएँ और उन घड़ों के अंदर आधा जो है वो पानी के साथ भर दिया जाए और रात के वक़्त उन घड़ों के अंदर देसी घी हल्का-सा गरम करके उनके ऊपर एक थोड़ी-सी तह जो है, एक लेयर जो है वो डाल दी जाए। तो देसी घी के ऊपर जो है वो चूहे दौड़ते हुए आते हैं, तो उस घड़े के अंदर जब गिरेंगे, आधा क्योंकि भरा हुआ होगा, तो उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे, उनको निकाल कर जो मार दिया जाए। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा जो चूंटे और दीमक का होता है मसला, जिस वक़्त आप ज़मीन तैयार कर लें, बीज लगा दें, तो बीज लगाने के फ़ौरन बाद ही आप क्लोरपेरिफॉस और इमिडाक्लोप्रिड इनका स्प्रे अगर आप कर देते हैं, तो इससे जो है वो चींटी और दीमक जो है वो कंट्रोल में रहती है। अगर फिर भी मसाइल आते हैं जब उगने के बाद, तो आप ड्रिप इरिगेशन के थ्रू फिप्रोनिल या क्लोरपेरिफॉस को जो है वो ड्रेंच कर सकते हैं। और बीज के कम उगाव ख़ास तौर पे जहाँ पे पानी कम पहुँचता है, वहाँ पे बीज का उगाव कम आता है, तो इसके लिए दूसरा जो पानी होता है, वो थोड़ा-सा उससे बढ़ा कर दिया जाए, तो उससे जो बीज कम उगा होता है, वो उग जाता है। और अगर डैम्पिंग ऑफ का मसला उस जगह पे आता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा लगा हो, तो पानी को कंट्रोल करेंगे और इसके साथ किसी फंजीसाइड का ड्रेंच करेंगे, तो डैम्पिंग ऑफ का मसला जो है, वो नहीं आएगा।
पानी के मुनासिब इस्तेमाल की पैदावार के ऊपर नताइज। आमतौर पर जो मुख्तलिफ तरीके काश्त हैं, उनका अगर हम तकाबली जायज़ा लें, तो सबसे टॉप के ऊपर जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, उसके बाद फिर फरो इरिगेशन सिस्टम आता है, फिर फ्लड इरिगेशन सिस्टम आता है, जो कि कम मौसर निज़ाम आबपाशी है। तो हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को और इनको अगर आपस में इनको मुवाज़ना करें, आम तौर पे जब फ्लड का ये जो ग्राफ है नीले रंग का, ये 6 पानी हमने लगाया, यहाँ पे मैं आपको पॉइंटर से शो करवाता हूँ। यहाँ से हमने पानी लगाया, पानी लगाने के बाद ये जैसे-जैसे पानी जो है बुखारात बन के खुश्क होता होता चला गया, तो ये इसकी लाइन नीचे आती चली गई। ये असल में हमारी है स्टेज सैचुरेशन की स्टेज है, जहाँ पे हम पानी लगाते हैं तो भर जाता है पूरा फ़ील्ड। और उसके बाद जैसे-जैसे पानी खुश्क होता है तो ये नीचे आ जाती है फ़ील्ड कैपेसिटी, जिसको हम वतर हालत कहते हैं। और ये वो हालत होती है वतर हालत, जिसके अंदर पौधा सबसे ज़्यादा खुराक और पानी को ले रहा होता है। और इससे नीचे जितना आता जाएगा ग्राफ, ये विल्टिंग स्टेज की तरफ आता जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। तो एक स्टेज आती है जिसको हम परमानेंट विल्टिंग स्टेज कहते हैं, जहाँ पे पौधा आके अगर यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा तो पौधा मर जाएगा यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर आके। तो ये जितना इस स्टेज से वतर हालत वाली स्टेज से दूर जाएगा, उतना ही स्ट्रेस के अंदर जाएगा, और या इससे ज़्यादा पानी होगा, भरी हुई होगी जगह, फील्ड भरा हुआ होगा पानी से, तो भी पौधा जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर सकेगा। तो ये हमारा फ्लड क्या है, जब हम पानी लगाते हैं, तो 6 दिन के बाद जो है वो इस कंडीशन के ऊपर आ जाता है, यानी कि वतर से भी नीचे आ जाता है, फिर दोबारा हम पानी लगाते हैं तो भर जाता है। तो ये पौधा जो है, एक दिन जिस दिन पानी लगा इसको, 1 दिन पहले जो है ये स्ट्रेस में रहा, और फिर जब पानी जो है वो खुश्क हो जाता है, वतर हालत में ज़मीन आ जाती है, तो ये स्टेज होती है जिसमें पौधा बहुत अच्छी बढ़ोतरी कर रहा होता है और बहुत अच्छा फ्रूट ले रहा होता है, और इसके बाद फिर स्ट्रेस में जाना शुरू कर देता है। फिर इसी तरह हमने 6 दिन के बाद फिर पानी लगा दिया, तो फिर ये उसी स्टेज के ऊपर चला गया। और इसके मुकाबले में अगर हम देखें स्प्रिंकलर को, तो स्प्रिंकलर का ये दौरानिया कम होता है। स्प्रिंकलर क्योंकि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हम पानी लगा रहे होते हैं, तो ये उतना ही पानी लगाते हैं जितना कि वत्र हालत में पहुँचाने के बाद, ये वतर हालत में पहुँचा, उसके बाद ये वापस आएगा, वतर हालत से थोड़ा-सा नीचे आया, तो ये दोबारा फिर हमने पानी लगा दिया। तो यहाँ पे 1 दिन पौधा जो है वतर में होता है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा होता है, और 1 दिन थोड़ा-सा स्ट्रेस में होता है, लेकिन फ्लड की निस्बत कम स्ट्रेस में होता है। और इनका मुवाज़ना अगर हम ड्रिप के थ्रू करें, तो ड्रिप में क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जितना पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है, उतना ही दोबारा उसमें लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पौधा सिर्फ़ वतर हालत में ही रहता है, यानी कि पौधे को अ, एफर्ट नहीं करनी पड़ती, उसमें स्ट्रेस में पौधा नहीं जाता, ना ही ज़्यादा पानी लगने की वजह से और ना ही पानी खुश्क होने की वजह से। तो इसलिए ड्रिप के ऊपर पौधा जो है वो सबसे बेहतर जो है वो परफ़ॉर्म करता है। पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और जब ग्रोथ अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी आएगी। तो ड्रिप सिस्टम है क्या? जो हमारे नए फार्मर हैं उनके लिए थोड़ा-सा मैं बताऊँ, ये एक पाइपों का ऐसा एक निज़ाम होता है, जो कि खाद और पानी को बराह रास्त पौधों की जड़ों तक पहुँचाता है, और यूँ उसकी पौधे की ज़रूरियात जो है उसकी पूरी होती हैं, और इस तरह पौधा पैदावार भी ज़्यादा देता है और सेहतमंद भी होता है। ये एक उसका लेआउट है, पीछे एक कुआँ होता है, कुएँ से आगे कुछ वॉल लगे होते हैं, वॉल से पानी साफ़ होने के बाद मेन लाइन के अंदर आ जाता है, और साथ में यहाँ पे एक वेंचरी होती है जहाँ से खादें जो है पानी के अंदर मिक्स की जाती हैं, और आगे फील्ड के अंदर वॉल लगे होते हैं, तो जिस एकड़ का पानी लगाना हो या खाद देनी हो, उस वाल्व को ओपन करते हैं, तो वो हर पौधे को बराबर मिकदार के अंदर पानी और खाद चला जाता है। तो इसमें हो जैसे पहले बताया कि इसमें वतर हालत में रहता है, तो वतर हालत के अंदर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि 25% हमारी ज़मीन के अंदर हवा रहे हर वक़्त, 25% हमारी ज़मीन के अंदर पानी रहे, और 50% जो है वो दूसरी चीज़ें, जिनमें से 1 से 3% हमारा नामियाती मादा है, और 47 से 49% हमारे मट्टी या मिनरल्स हम उनको कह सकते हैं। अगर ये हालत ज़मीन की होगी तो पौधा सबसे बेहतर जो है वो ग्रोथ करेगा और बेहतर पैदावार देगा। यानी कि ये जिस वक़्त हर चीज़ ऑप्टिमम होगी, तो नीचे से लेकर ऊपर तक फ्रूट जो है वो बिल्कुल बराबर होंगे, इसमें कहीं पे गैप नहीं आएगा। और दूसरे नंबर के ऊपर क्योंकि कंट्रोल्ड इरिगेशन होता है,
पानी जो है मुनासिब लगाया जाता है, तो अंदर क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो नमी बहुत ही बढ़ जाती है जब फ्लड किया जाता है, तो ड्रिप के अंदर क्योंकि वो पानी ही कम लगता है, तो उसकी बुखारात भी कम बनते हैं, तो इस वजह से अंदर नमी कम होती है। तो बीमारियां जो है फ्लड के निस्बत जो है इसके अंदर जो फफूंदी की बीमारी होती हैं, खासतौर पर डॉनी मिल्ड्यू, ब्लाइट, वो कम हो जाती हैं। और ज़मीन के अंदर पानी की नक़्ल व हरकत कैसे होती है? जो हमारी रेतली ज़मीन होती है, उसमें ख़ास तौर पे पानी नीचे की तरफ मूव करता है, और जो मीडियम ज़मीन होती है, जिसको हम मैरा ज़मीन कहते हैं, उसमें नीचे की तरफ भी मूव करता है और साइडों पे भी जाता है। और जो हैवी सॉइल होती है, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, उसमें ज़्यादातर पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, साइडों की तरफ, नीचे को कम मूव करता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम ड्रिप का जो लेटरल होती है, उसको हम डिज़ाइन करते हैं। रेतली ज़मीन के अंदर हम 20 सेंटीमीटर के ऊपर रखते हैं ड्रिपर का डिस्टेंस, और ये 2 एलपीएच का हम ड्रिपर यहाँ पे लगाते हैं आमतौर पे। इस तरह मेरा जो ज़मीन होती है वहाँ पे 30 सेंटीमीटर के ऊपर ड्रिपर टू ड्रिपर डिस्टेंस रखते हैं, और 2.4 एलपीएच लेटरल का डिस्चार्ज हम रखते हैं। जो भारी ज़मीन होती है या चिकनी ज़मीन होती है, तो वहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर इसका ड्रिपर से ड्रिपर का डिस्टेंस रखते हैं, और इसका फ्लो हम कम रखते हैं, 1.2 लीटर पर आवर। अगर खीरे का हम इरिगेशन शेड्यूल देखें, तो नवंबर के महीने के अंदर इसको पानी बहुत कम चाहिए, क्योंकि अभी छोटी फसल होती है, तो ये तकरीबन हम 1 एकड़ को 4 से 5 मिनट तक जो है वो सिस्टम चलाते हैं। और दिसंबर के अंदर ये थोड़ी-सी फसल क्योंकि बढ़ चुकी होती है, बुखारात बनने का अमल बढ़ जाता है, तो ये कुछ 7 से 8 मिनट तक हम ले जाते हैं इसको। जनवरी के महीने के अंदर 11 से 12 मिनट तक ले जाते हैं, और फरवरी के अंदर इसको कोई हम आधे घंटे तक ले जाते हैं। तो मार्च में हमें इसकी 45 मिनट से लेकर को 50 मिनट तक ले जाते हैं, अप्रैल में 50 से 55 मिनट होता है। तो मई के अंदर क्योंकि फसल फिर कम होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर जो है वो फ्रूट का लोड कम होना शुरू हो जाता है, तो उस वक़्त इसकी पैदावार भी इसकी जो पानी का दौरानी है वो भी थोड़ा-सा कम, 50 मिनट तक इसको हम कर देते हैं। तो ये इसका इरिगेशन का शेड्यूल होता है ड्रिप के ऊपर, और ये हर फार्मर का डिफरेंट होता है, उसके सिस्टम को देखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। हमारी टीम इसको उसके इंडिविजुअल फार्मर का जो है वो डिज़ाइन करके देती है। तो पानी का अगर मुनासिब इस्तेमाल हम करें, तो हमारी फसल जो है वो भरपूर पैदावार देती है। आम तौर पे शुरू के जो दिन होते हैं, इसमें पानी को कंट्रोल रखना होता है। अगर इस स्टेज के ऊपर पानी अगर हम ज़्यादा दे दें, तो इसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पैदावार जो फ्रूटिंग होती है, वो कम आती है। पौधा बहुत जल्द अपनी जो तभी उम्र होती है, अपना कद होता है, वो बहुत जल्दी ले जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो पैदावार होती है, वो कम देता है। तो इसलिए जिस वक़्त हम खीरे को लगाएँ, और इसको पहला जो इरिगेशन होता है, उस इरिगेशन के बाद इसको हम कोशिश करें कि वतर हालत में रखें और इसको कम से कम पानी दें। ये तकरीबन जब जब फसल हमारी कोई 25 से 30 दिन की हो जाए, उसके बाद जाके इसको इरिगेशन और फर्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करें। जब फ्रूट नीचे लगना शुरू हो जाए, आम तौर पे 3-3 इंच का फ्रूट लग जाए, उस वक़्त इसको इरिगेशन भी बढ़ाएँ और इसकी फर्टिगेशन भी बढ़ाएँ। तो यही दौरानिया होता है, ये शुरू के जो 25 दिन होते हैं, ये बड़े क्रिटिकल होते हैं। अगर इनके अंदर पानी खुला दे दिया जाए, बहुत ज़्यादा दे दिया जाए, तो इसमें फसल जो है उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं करती और पैदावार नहीं दे सकती। तो ये एक की पॉइंट है कि इस शुरू के 25 दिन के अंदर पानी को ख़ास तौर पे और खाद को मुनासिब जो है क्वांटिटी के अंदर जो है वो दिया जाए। इससे ज़्यादा देंगे तो फसल को फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। इसी तरह इंटरनोड का डिस्टेंस होता है कि एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट का जो फ़ासला है, जब हम पानी ज़्यादा देते हैं तो उसकी वजह से, या फिर नाइट्रोजन की खाद को ज़्यादा कर देते हैं, तो इससे इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह पौधा अपना कद बढ़ा लेता है, लेकिन हमें जो फ्रूट जितना मिलना होता है, पैदावार जो होती है वो कम मिलती है। तो इसके लिए पानी को मुनासिब रखें। पानी के जो है इसके ऊपर बहुत पैदावार के ऊपर बड़े जो है असरात हैं। बाज़ दफ़ा ज़्यादा पानी जो है वो कम पैदावार की तरफ लेके जाता है, और ये अक्सर जो है ये देखा गया है। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? जदीद टेक्नोलॉजी कहाँ पे जा रही है? दुनिया के अंदर पानी जो है वो पौधों को कैसे दिया जा रहा है? एक छोटी-सी 1-2 मिनट की एक वीडियो है, ये आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। Hello, nice to meet you. The Netherlands produce about 50% of all flowers in the world. The most famous one of all, the tulip, of course. Flowers are really remarkable organisms. We've known for decades that they can actually communicate to each other through their root system.
For the past 2 years, Wageningen University has been working very closely with Google to use cutting-edge technology to look deeper into communication with plants. Hello. We collected an incredible amount of information. Using automated machine learning, we turned this information into a new rudimentary language, which is becoming more and more sophisticated over time. The more we listen to nature, the more we discover the amazing things it has to say. Okay, Google, talk to my tulip. What do you want? Water, please. We've applied all this research into our latest product, Google Tulip. 2 granddaughters, Frances, who's just had a second baby, That is so interesting. and Finished. दुनिया की Nothing left. More. जो है वो इंसानों You से बात promised करता है। more कि water. हमें क्या चीज़ चाहिए? At Keukenhof, we're very excited about tulip technology. We like to know what tulips need, and what better way than to ask them. I need water. More light. Please improve humidity. What is a Please come here. More space. No more No compost. water. Thank you. Who are you? Why are there so many like this way? More light. Of course, this is only the beginning. We're rolling out the Tulip language in the beginning of April, but we're already well underway with several updates. Hello, No. cactus. Leave me alone. It's so great not to have a one-way relationship with the tulips anymore. What is the meaning of my existence? Tulip is a breakthrough in human-plant communication, letting users around the world communicate with any tulip. Okay, Google. Play my favorite music. Yeah. तो ये दुनिया के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। ये हमारा फर्स्ट सेशन था जिसके अंदर हमने ये डिटेल में डिस्कस किया कि खीरे को हम टनल के अंदर लगाएं कैसे, और उसकी जो ज़रूरियात हैं ख़ास तौर पे जो पानी है उसको हम कैसे पूरा करें और कितना देना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, इसके अंदर आप सवाल पूछ सकते हैं जैसे पहले माविश ने कहा। अब इस क्वेश्चन आंसर के बाद फिर हम सेकंड अपना जो सेशन होगा फर्टिगेशन का, उसकी तरफ हम चलेंगे। आप लोगों जी के जो माविश भी प्लीज। सवालात हैं प्लीज आप या तो हमें क्वेश्चन आंसर वीडियो विंडो में टाइप कर सकते हैं या हैंड रेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट करके बारी बारी आपकी आवाज में ही सवाल ले लेंगे। तो प्लीज जो भी क्वेश्चंस हैं आपके अभी तक के सेशन से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं हमसे। शहजाद शरीफ, मैंने आपको बात करने की इजाजत दी है, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लीजिए। सॉरी, आई थिंक इट्स अब्दुल रहमान मौजम। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अब्दुल रहमान मौजम, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऑर्गेनिक मैटर का आपने बताया कि वो कितना होना चाहिए जमीन के अंदर, जो उसकी ऑप्टिमल लिमिट है वो क्या है? ऑप्टिमल लिमिट जितना भी हो वो कम है, यानी कि अगर हम इसको 5% तक भी बढ़ा सकते हैं तो भी ये कम है। दुनिया के अंदर आम तौर पे जो बहुत ज़्यादा जो पैदावार लेने वाले ममालिक हैं, उनका वजह क्या है कि एक तो उनकी ज़मीनों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, और दूसरे नंबर के ऊपर उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जिसमें क्रॉप जो है हमारी अगर 5 महीनों की फसल है, तो वही फसल वहाँ पे 8 महीनों की चल रही होती है, 10 महीनों की होती है, जिसकी वजह से उनकी पैदावार ज़्यादा होती है। अगर हम सब्जियों के बारे में बात करें तो मिनिमम 2% ऑर्गेनिक मैटर अगर हम इसके अंदर इंक्रीज़ कर लेते हैं अपनी सॉइल में, तो हमें फर्टिलाइज़र की तकरीबन 50% हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। 2%। नॉर्मली हमारी ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है इस वक़्त वो तकरीबन कोई 0.4% है या 0.5% है। ऑलराइट, थैंक जी यू। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अली, मैंने आपको बात करने की इजाजत दी है, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
अली, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज मैडम आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है मैडम? अच्छा जी, इरफान जी, साहब, मैंने ये वालेकुम पूछना है कि अस्सलाम। हमारी जमीन में कलर बहुत ज्यादा था। हाँ जी, बहुत ज्यादा ना, इसकी पीएच बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन हमने खीरा पिछले साल लगाया था 2 एकड़, तो जिसके साथ हमें ना फसल मिली 2 एकड़ की 28 टन से, तो वो भी एंड वाली तो डोनी की वजह से ना बहुत ज्यादा। हम ये पूछना है कि ये कलर वाली जमीन में पानी हम अभी वो ड्रिप के साथ ही लगाते हैं, इसका अगर कोई तरीका हो तो काइंडली बता दीजिएगा किस तरीके से कलर वाली जमीन में पानी लगाना चाहिए। वैसे जमीन की पोजीशन अब बहुत ज्यादा ठीक है सर जी, आगे से बहुत ज्यादा बेहतर है। शुक्रिया सर जी। जी अली साहब, इसमें सबसे पहले तो आप काइंडली मुझे, आपका एरिया कौन सा है? अली साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? अली प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अरफान साहब, जड़ावाला 23 चक का है रकबा, 123 चक हवेलियां, फैसलाबाद रोड, जड़ावाला। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है। इम्तियाज के थ्रू मैं आपकी सॉइल की रिपोर्ट ले लूंगा, क्योंकि आमतौर पे देखना होता है कि आपकी ज़मीन के अंदर किस चीज़ का प्रॉब्लम है। आपकी ज़मीन के अंदर नमकियात कौन से हैं, सोडियम है, क्लोराइड्स हैं, या इसके अलावा आपकी ज़मीन के अंदर जो है क्लेई सॉइल है, हार्डनेस कितनी है, और नीचे देखा जाता है कि ज़मीनी पानी आपके कितनी डेप्थ के ऊपर है। तो इस सॉइल को आहिस्ता-आहिस्ता जब रिक्लेम किया जाता है, नॉर्मली 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपकी ज़मीन हार्ड हो तो उसको हम केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो लेबॉरेटरी के थ्रू जो है वो उसको मेजर करवाते हैं कि कितनी है, और उसकी बेस के ऊपर जो है उसके लिए एसिड जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि आप इतना एसिड जो है ज़मीन के अंदर डालें, तो उससे जो है वो बेहतर होगा। और ये एक इंस्टेंट हल होता है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारे कलर होता है, कलर के लिए ख़ास तौर पे हमारा जो काला जो कलर है, तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। और इसके साथ ज़मीन के अंदर जिप्सम जो है, अगर सोडियम हो, तो सोडियम के रिप्लेसमेंट करने के लिए हम जिप्सम जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जिप्सम के जो मॉलिक्यूल साइज़ होता है वो बड़ा होता है। सोडियम का मॉलिक्यूल साइज़ छोटा होता है, तो जिस वक़्त हम इसको डालते हैं जिप्सम को, तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयन जो है रिप्लेस कर देता है सोडियम को, तो उससे ये होता है कि उसकी ज़मीन की जो पोरोसिटी होती है, जो उसके सुराख होते हैं, जो वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो उससे जो है वो फसल का चलना जो है वो आसान हो जाता है। तो इसके लिए आपकी ज़मीन की जिस वक़्त हमारे पास एनालिसिस सामने आएगी, तो उसकी बेस के ऊपर हम एग्ज़ैक्ट जो है आपको रिकमेंडेशन दे सकेंगे। और इसमें आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज़ करें। आप जिस वक़्त आप फसलें लगाने से पहले इसके अंदर गला सड़ा जो है 1 साल पुराना गोबर जो है वो ऐड करें, और उसके साथ-साथ आप न्यूट्राफुल डीएपी जो खादें हैं, जो कि ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया कोटेड खादें होती हैं ये। उनसे क्या होता है कि एक तो ऑर्गेनिक जो है वो नामियाती मादा भी इंक्रीज़ होता है, और रूट्स के साथ-साथ जो आपकी सॉइल की पीएच होती है, वो थोड़ी-सी लो होती है, जिसकी वजह से प्लांट की अपटेक जो है वो बढ़ जाती है। तो खादें आप इस तरह की इस्तेमाल करें, और आपका एनालिसिस रिपोर्ट शेयर करें, तो उसकी बेस के ऊपर आपको और फर्दर जो रिकमेंडेशन देंगे हम। मैं इम्तियाज का नंबर चैट विंडो के इरफान थ्रू शेयर कर देती हूँ। इरफान इरफान जी, साहब, जी, मालिक साहब भी हमारे साथ हैं। जी, मालिक साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें प्लीज़? देखिए मेरा ख्याल है कि ये जड़ावाला का जो एरिया है, फैसलाबाद, जड़ावाला, और ये इस एरिया में इनको ज़्यादा पानी पे जोर देना चाहिए। दे शुड टेस्ट द वाटर। साहिल में जो भी सारा सिलसिला बन रहा है, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर इस्तेमाल हो रहा है, और दैट इज़ उसकी ईसी बहुत हाई है। तो ये दोनों चीज़ें दें हमें कि कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा है, और साहिल के बारे में पूरी एनालिसिस रिपोर्ट दें, और तब जाके इनका मसला हल होगा, नॉट विद द एडिंग सिर्फ जिप्सम या चीज़ें करने से। दैट इज माय पॉइंट। ओके, थैंक जो यू। हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं इम्तियाज, मैंने उनका नंबर चैट विंडो में डाल दिया है, तो आप लोगों में से जो भी कांटेक्ट करना चाहे वो प्लीज कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, रियल्म 5i करके हमारे साथ एक अटेंडी हैं, मैं इनको बात करने की इजाजत दे रही हूँ। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इंतजार अली है जी। मैं सांगला हिल की सराउंडिंग में लदरचक 116 का काश्तकार हूँ। आई एम न्यू इन दिस फील्ड। तो मेरे पास जो ज़मीन है ना वो काफ़ी लूमी साइल है,
पानी की कंडीशन जो है वो उसकी टीडीएस जो है वो ऑलमोस्ट 1400 है, तो नहरी पानी जो है वो काफ़ी कम है। अभी रिसेंटली जो मैंने इसके ऊपर जंतर बोया था और जंतर जो है वो उसके अंदर रोटावेटर तो नहीं हो सका, वैसे उसे बहुत बड़ा होने की वजह से कटवाना पड़ गया, मगर उसकी रूट्स जो है ना वो अब मैंने दोर लगवा के जो है ना उसमें मिक्स कर दिया रुनी करने के बाद। अभी मुझे ये मशवरा करना है कि आया मुझे उसको चीज़ल हल मरवाना चाहिए जिप्सम डालने से पहले, या कि मैं ऐसे ही उसमें जिप्सम जो है ना वो डबल दोर लगवाने के बाद जो है वो जिप्सम डाल दूँ उसमें और उसकी तैयारी शुरू कर दूँ? मुझे काइंडली मशवरा दीजिएगा। जी मालिक साहब, आप इस पे काइंडली कमेंट कीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रूट्स हैं ये तो देखें, जब हम एक लेवल होता है अपना जंतर का, ग्रीन मेन्योरिंग का, अब उसकी रूट्स बहुत मोटी हो गई हैं। इट माइट टेक लॉट ऑफ टाइम टू जो है ना उसमें गलने सड़ने में। बहरहाल इनको अब चीज़ें लगा के तो उसके ऊपर जिप्सम डाल लें, जिप्सम डाल के फिर पानी लगाएं, 1-2 पानी लगाएं ताकि डीप उसमें पानी चला जाए, या सोडियम साल्ट जो ऊपर आए हुए हैं वो डाउनवर्ड हो जाएं। और इसमें इन्होंने को काफ़ी जो जिप्सम की क्वांटिटी है, मे बी के 30 to 40 बैग्स एक तो लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिप्सम पाकिस्तान में 3 जगह पे अवेलेबल है। एक तो बहुत दूर है, क्वाट में है, या इधर अपना चिनियोट में है। ये चिनियोट का जो जिप्सम है दैट्स नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, और इनको तौसा से जिप्सम लेना चाहिए। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि इनका अंडरग्राउंड पानी सही नहीं है और नहरी पानी कम है। आई वुड सजेस्ट, मैं इनको ये दरख्वास्त करूंगा कि साइज के मुताबिक ये वहाँ पे रेजरवायर बनाए, ठीक है ना। वो जितना भी नहरी पानी आता है उसको स्टोर करके, और जो इनका अंडरग्राउंड पानी है उसको मिक्स करके चलाएं, तब इनका कोई सिलसिला बेहतर बनेगा। अदरवाइज सिलसिला यही परमानेंट रहेगा। इनके लिए रेजरवायर बनाना बहुत ज़रूरी है, मेरी ये सजेशन। और पानी को कैनाल इरिगेशन जितना भी आता है उसको कैनाल रेजरवायर में डालें, और फिर अगर पानी की कमी आ रही है तो उसको जो टीडीएस, अच्छा अब आप ये देखें कि 1500 से 1500 तक जो टीडीएस का लेवल है दैट्स वेरी हाई, बहुत हाई है। उसको कम करने के लिए इनको कैनाल इरिगेशन जो है वो लगाना पड़ेगा, और कैनाल इरिगेशन के साथ इनको मिक्स करके पानी दें, तो तब इनका मसला बेहतर होगा। अदरवाइज ये सिलसिला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम नीचे से जितना पानी हाई टीडीएस का ऊपर पुश कर रहे हैं, दे रहे हैं अंडरग्राउंड पानी, तो वी आर जस्ट कलेक्टिंग, हम उन तमाम साल्ट्स को अपनी ज़मीन की सतह के ऊपर जमा कर रहे हैं। इनका मसला हल नहीं होगा। इनका सलूशन मेरी नज़र में ये है कि रेजरवायर बनाएं, तमाम पानी को रेजरवायर में, कैनाल इरिगेशन को रेजरवायर में जमा करें, और फिर भी पानी की कमी आती है तो उसको फिर वो अंडरग्राउंड वाटर से मिक्स करें, फिर पानी दें। थैंक यू जी। थैंक यू मालिक साहब। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बस इसको क्विकली एड्रेस करके फिर हम वापस सेशन की तरफ चलते हैं। शहजाद शरीफ का सवाल है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इन टनल एंड ओपन सिस्टम। अगर हम खीरे की बात करते हैं, खीरे के मुतालिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें नॉर्मली हम 14 इंच रखते हैं, और हाई पॉपुलेशन, अगर प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा करनी हो तो फिर हम 12 इंच के ऊपर आ जाते हैं। नॉर्मली जो खीरे का जो डिस्टेंस रिकमेंड किया जाता है वो 14 इंच है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। थैंक यू। और ओपन के अंदर जी, ओपन के अंदर इसको नॉर्मली 20 इंच रखते हैं, और ये नीचे बेड के ऊपर क्योंकि ट्रैवल करता है। टनल के अंदर ये होता है कि क्रॉप नेट लगा होता है, क्रॉप नेट के ऊपर पौधा जो है वो ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक अब मूव करते हैं वापस सेशन की तरफ। राइट, तो दोबारा से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो सेशन है इसमें हम खादों का मुतवाज़िन इस्तेमाल, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए हम क्योंकि खादों को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसमें पौधे
पौधों की डायरेक्ट जड़ों के अंदर पानी जहाँ पे जा रहा होता है वहीं पे ही खादें जा रही होती हैं, तो इस तरह इनकी जो कारकर्दगी है वो 80 से 90% तक बढ़ जाती है। फ्लड के अंदर जो हम खाद देते हैं तो उसमें आम तौर पे 70 से 75% हिस्सा उसका जो खाद का होता है वो ज़ाय हो जाता है, ख़ास तौर पे जो हमारी नाइट्रोजन की खादें हैं, और इसी तरह जो सॉल्युबल हमारी फर्टिलाइज़र हैं जिसमें सोलो पोटाश आ जाती है, इस तरह की जितनी भी खादें हैं। तो जब हम फ्लड कर रहे होते हैं तो वो फ्लड करने की वजह से या तो कुछ खादें उसकी जो रूट्स ज़ोन होता है उससे नीचे चली जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी खादें होती हैं जैसे नाइट्रोजन है वो एवापोरेट होके हवा के अंदर चली जाती हैं, तो इस तरह उनके अंदर लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो ड्रिप के अंदर वो लॉसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अगर हम ड्रिप वाले जगह के ऊपर दानेदार खादें अगर हम छटा करें तो उसमें क्या होगा कि जिस जगह के ऊपर हमारा ड्रिप का पानी जाएगा सिर्फ वो वाली खाद पौधा जो है वो अपटेक करेगा, बाकी जो साइडों के ऊपर जो खाद होती है वो अपटेक नहीं करता। तो इसलिए हमारा कोई 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो इस तरह वेस्ट हो जाता है जिसका 1% भी पौधे को फ़ायदा नहीं होता। तो इसके लिए रिकमेंड ये किया जाता है कि जो भी हम खादें दें वो फर्टिगेशन के थ्रू पानी में मिक्स करके पौधे को, ताकि उसकी जड़ों के अंदर मिले। तो ये जो फर्टिगेशन के थ्रू हम देंगे वो पानी के साथ मिक्स होके आएँगी, तो जहाँ पे पानी जाएगा जड़ों वाली जगह के ऊपर वहीं पे ही खाद जाएगी, और इस तरह उनकी कारकर्दगी जो है 80 से 90% बढ़ जाती है। और इसको हम स्पून फीडिंग भी कहते हैं फर्टिगेशन को, क्योंकि हर प्लांट के साथ एक ड्रिपर है, सुराख है लेटरल के अंदर, और उसी ड्रिपर के थ्रू ही पानी और खाद जा रही है, तो हर पौधे को बराबर खाद और पानी जा रहा है। तो इसको जैसे एक चम्मच के साथ पौधे को, हमारा एक गमला रखा हुआ है घर के अंदर, उसको हम जितनी खाद दे रहे होते हैं हमें पता होता है कि बराबर खाद हम दे रहे हैं, खाद की कमी या ज्यादती नहीं है। तो इसी तरह ड्रिप के थ्रू भी हर पौधे को बराबर पानी और खाद जा रहा था, इसको हम स्पून फीडिंग भी कहते हैं। इसमें फर्टिगेशन के फ़वाइद क्या हैं? सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि पैदावार जो है वो बढ़ जाती है, और इसके साथ हमारी पैदावार जो होती है, जो सब्जियात होती हैं वो अच्छी क्वालिटी की आती हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारी अनइवन ज़मीनें होती हैं, रेतीली ज़मीनें होती हैं जहाँ पे आम फ्लड नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे भी हमारी जो कारकर्दगी होती है ड्रिप के थ्रू फर्टिलाइज़र की भी और पानी की, वो बढ़ जाती है। अगर हम एक जो फर्टिगेशन प्लान हम प्रिपेयर करते हैं खीरे के लिए ख़ास तौर पे, तो उसमें हम जो हमारी रिकमेंडेशन होती है 50 टन जो पैदावार है उसको हासिल करने के लिए, 1250 मन खीरा लेने के लिए, कि ज़मीन के अंदर 1.5 बैग आप न्यूट्राफुल डीएपी का डालें ज़मीन की तैयारी किलोग्राम फास्फोरस और 250 किलोग्राम पोटाश। तो ये तीन जो है हमने चीज़ें डालनी होती हैं ज़्यादा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, और इनको हम डिवीजन इस तरह करते हैं कि जो बेसल डोज़ है, जो ज़मीन की तैयारी के अंदर हमने डालनी है, सिर्फ 1.5 बैग न्यूट्राफुल डीएपी डालना है, तो उससे क्या होगा कि 34% यानी कि 34 किलोग्राम फास्फोरस मिल जाएगी और 13 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगी। बाकी पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस हम उसको डिवाइड करते हैं, तो उसकी डिवीजन जो है वो इस तरह होती है। ये मैं पॉइंटर से आपको शो करवा देता हूँ। कि पौधे की जो नशोनुमा है, उगाव के 15 दिन बाद जो शुरू में हम इसको पहला एक इरिगेशन देते हैं, पानी सर्ज इरिगेशन जिसको हम कहते हैं, उसके बाद बीज लगाने के बाद, तो उस इरिगेशन के बाद हम कोशिश करते हैं कि इसको पानी ना लगाएं 15 दिन तक, इसको कोशिश करें कि वैसे ही उसी वतर के ऊपर रखें। इससे उसकी बढ़ोतरी जो है वो बड़ी तेज़ नहीं होगी, उसका इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो एक गांठ से दूसरी गांठ का फासला या एक खीरे से दूसरे खीरे का फासला वो मुनासिब रहेगा। इस तरह पौधा जो है वो पैदावार ज़्यादा देगा। तो इन शुरू वाले दिनों के अंदर जिस वक़्त 15 दिन की हो जाए फसल, तो उसके बाद 10 दिन के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोफास अराउंड कोई 3.25 से 3.5 केजी नाइट्रोफास और 1 किलो वाटर सॉल्युबल जो सोलो पोटाश है वो हम देते हैं 10 दिन। और उसके बाद जब पौधा नशोनुमा कर रहा होता है, फूल आना शुरू हो जाते हैं, फल बनना शुरू हो जाते हैं, तो अगले जो 30 दिन होते हैं उसके अंदर हम वही 3.25 से 3.5 किलोग्राम नाइट्रोफास और फिर पोटाश को बढ़ा देते हैं, 2 किलोग्राम कर देते हैं।
जब फल बनना शुरू हो जाते हैं, फल की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। आमतौर पे 50 दिन के ऊपर जब क्रॉप पहुँचती है तो उस वक़्त जब वो तैयार हो जाती है और फल देना शुरू कर देती है। तो इस दौरान फिर हम इसकी नाइट्रोफॉस को भी बढ़ा देते हैं, 5 केजी तक ले जाते हैं। इस स्टेज के ऊपर जो नाइट्रोफॉस की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पोटाश को भी इंक्रीज़ करते हैं, 4 किलो या 4 किलो 100 ग्राम तक ले जाते हैं। और फिर फल बनने से लेकर बर्दाश्त तक फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, वही 3.25 किलो, 3.5 किलो नाइट्रोफॉस और 4.5 किलो पोटाश। तो इस फर्टिगेशन शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं और इस तरह हम पैदावार, क्योंकि पैदावार का जो हदफ होता है कि हमने 50 टन लेना है, 40 टन लेना है, तो उस जितने हमारा पैदावार का हदफ होता है, उसके मुनासबत से ये फर्टिगेशन का शेड्यूल जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। और टनल के अंदर पौधों की तरबियत, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि पौधों को अमूदी लेके जाते हैं, ऊपर क्रॉप नेट के ऊपर उसको सीधा लेके जाते हैं, जो कि कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर ज़मीन के ऊपर बिछाया जाता है। तो इसमें पौधों के ऊपर जो ज़ायद शाखें होती हैं, उनको काट देते हैं। आमतौर पे जो नीचे वाली पहली 2 से 3 जो हमारी नोड्स होती हैं, सिर्फ़ उनको काटा जाता है, उससे ऊपर नहीं। यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा काटी हुई है। ये सिर्फ़ आपको दिखाने का मकसद है कि कैसे जो है वो नीचे से शाखें काटनी। सिर्फ़ नीचे वाले 2 से 3 नोड को जो है वो साफ़ किया जाता है। उससे ऊपर जितनी भी ब्रांचेज़ निकलती हैं, उनको रखा जाता है। और अगर इसको पानी, इस स्टेज के ऊपर पानी अगर ज़्यादा हम देते तो ये शायद फ्रूट इस तरह ना लगा होता, ये पौधा जो है वो बहुत बढ़ चुका होता, लेकिन फ्रूट इसके ऊपर कम होता। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है पानी जो है वो कम दिया गया है इसको। इसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो कंट्रोल्ड रही है और जैसे ही वो फ्रूटिंग के ऊपर है, उस वक़्त उसको पानी और खाद जो है वो स्टार्ट की गई है। तो ये आम तौर पे जो टनल के अंदर जो सब्जियात लगती हैं, उनके लिए जो एक मौसम दर्जे हरारत समझा जाता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 24 तक। ये नॉर्मली मोस्टली जो सब्जियात हैं वो उनका यही टेम्परेचर है। जिस वक़्त 18 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे आता है, तो फिर उनकी पैदावार के ऊपर और उनकी ग्रोथ के ऊपर जो है इफ़ेक्ट आता है। इसी तरह 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जब ऊपर जाता है, तो उस वक़्त भी उनकी जो पैदावार होती है वो मुतासिर होना शुरू होती है। 34 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब टेम्परेचर चला जाता है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है पैदावार मुतासिर होना शुरू हो जाती है। लेकिन खीरा ऐसी क्रॉप है जिसको साल के किसी वक़्त भी आप ग्रो कर सकते हैं। ख़ास तौर पे उसकी प्रोटेक्शन देके, उसका थोड़ा-सा इंसेक्ट से उसको बचा के और जो टेम्परेचर है उससे थोड़ी-सी उसको मॉडिफ़ाई करके, तो पूरे साल के किसी महीने भी इसको ग्रो किया जा सकता है। और टनल में खीरे की भरपूर पैदावार लेने के जो रहनुमा उसूल हैं वो क्या हैं? उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास टनल टेक्नोलॉजी की आगाही हो, उसके बारे में भावना हो कि टनल होती क्या है, इसके अंदर बीमारियाँ कौन-सी आती हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर अखराजात कितने आते हैं। फिर हर वक़्त वहाँ पे टनल के ऊपर हाज़िर रहना, फार्म के ऊपर होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद वहाँ पे जहाँ पे हम टनल लगा रहे हैं, अगर हमारा वहाँ पे विज़िट नहीं है या हमारा कोई ज़िम्मेदार आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये इसके अंदर जो है वो एक-एक दिन की जो है वो रद्दो-बदल होती है। एक दिन फसल कुछ और तरीके से होती है, अगले दिन फसल जो है वो कुछ और तरीके से परफ़ॉर्म कर रही होती है। इसके अंदर बीमारियों का बिल्कुल नहीं पता चलता, क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का इसका ख़ासा इसके अंदर किरदार है। तो जैसे ही टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, नमी कम या ज़्यादा होती है, तो बीमारियाँ और मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो हर वक़्त हाज़िर रहना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह टनल का रोज़ाना मुआयना करें, डेली आप अपने टनल के अंदर फिरें और देखें, और लेबर को भी ये कहें कि अगर कोई मसला वो देखते हैं, तो आप तक जो है उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ और उस मामले को देख के अगर कोई बीमारी है, तो उसके लिए मुनासिब जो बंदोबस्त करें। इस तरह दर्जे हरारत कम या ज़्यादा होने की सूरत में प्लास्टिक के दोनों अतराफ जो हैं, उनको वक़्त के ऊपर खोलना और बंद करना। यानी कि जिस वक़्त टेम्परेचर हाई है, तो सुबह ही उसको खोल दिया जाए और और रात के वक़्त उसको बंद किया जाए। और सर्दियों के अंदर जिस वक़्त दिन का टेम्परेचर भी लो है, दिन का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो उस वक़्त फिर कोशिश करें कि 10-11 बजे जैसे सूरज निकलना शुरू हो, उस वक़्त उसको खोलें, उसकी साइडें,
और शाम को अगर रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो कोशिश करें कि शाम को पिछले पहर में जल्दी उसको बंद कर दें ताकि उसके अंदर हीट जमा हो, उसके अंदर गर्मी जो है कुछ जमा हो सके और रात का जो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, सर्दी है, उसके साथ जो है वो कुछ उससे जो है वो इफाका हो, उससे फ़ायदा मिल सके। और इसमें बीमारियों से बचाव के लिए कोशिश करें कि अगर जहाँ पे टनल के अंदर जहाँ पे टिश्यू के ऊपर है या इंसेक्ट नेट के ऊपर लगाया गया वहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे शापर के अंदर लगाया जाता है कोशिश करें कि टनल का शुरू वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर इंसेक्ट नेट लगा लिया जाए ताकि अगर शापर हटाना भी पड़ता है तो उसमें डायरेक्ट कोई इंसेक्ट हमारा इंटर ना हो, उसकी वजह से कोई वायरस की बीमारी या और कोई बीमारियां जो है वो कीड़ों की बीमारियां अंदर ना जाए। तो टनल के अंदर नमी को कंट्रोल में रखा जाए, उसके लिए या तो दोनों साइडें जो ओपन की जाती हैं या फिर कुछ जगह के ऊपर हाई टनल्स के अंदर जो है वो लोग फ़ैन भी लगाते हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, ग्रीन हाउसेज़ हैं, वहाँ पे कूलिंग पैड फ़ैन लगाए जाते हैं, सर्कुलेशन फ़ैन लगाए जाते हैं, इसकी नमी को कंट्रोल करने के लिए। इस तरह बीमारियों के लिए हिफाज़ती तदाबीर अख्तियार की जाती हैं कि जैसे ही बीमारी कोई कीड़े-मकोड़े का कोई कहीं पे हमला देखें तो फ़ौरन स्प्रे करें और बीमारियों के लिए तो हिफाज़ती स्प्रे किए जाते हैं। और जो फंजीसाइड्स होती हैं हमारी, फंजीसाइड का दौरानिया आम तौर पे टनल के अंदर जो वो 5 दिन का रखा जाता है। 5 दिन से 4 दिन तो हम कर सकते हैं, लेकिन 5 से 6 नहीं कर सकते। और अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उन दिनों के अंदर इसको 5 की बजाय हम 3 दिनों के ऊपर भी लेके आते हैं, फंजीसाइड का जो स्प्रे होता है। ख़ास तौर पे खीरे पे। जो टमाटर है, टमाटर के ऊपर हम 7 दिन का वक़्फ़ा भी दे देते हैं, 7 दिन के बाद भी हम स्प्रे कर लेते हैं, तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसलिए बीमारियों का बर-वक़्त कंट्रोल और हिफ़ाज़ती तदाबीर अख्तियार करना, हिफ़ाज़ती स्प्रे करना इसके अंदर, खीरे के अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह पानी यानी कि वो आबपाशी निज़ाम अपनाया जाए जिससे मुनसिफ़ाना तक़सीम हो पानी की, आबपाशी की, यानी कि फ्लड इरिगेशन के अंदर जो है वो मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं, तो उनके ऊपर जो है वो अख़राजात भी ज़्यादा आते हैं कंट्रोल करने के लिए और पौधों की मुनासिब जो है ट्रेनिंग करना। तो ये टनल के अंदर जो है वो बुनियादी चीज़ें समझी जाती हैं, कामयाब होने के लिए। आमतौर पे लोग टनल के अंदर नाकाम क्यों होते हैं, तो उनकी एक लिस्ट है। इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ में कहीं पे भी लैग करता है बंदा, मार खाता है, तो उसकी वजह से नाकाम हो जाता है। यानी कि मौज़ूं और बेहतर लोकेशन का इंतख़ाब ना करना, यानी कि किसी ऐसी जगह के ऊपर जो है वो टनल फार्मिंग शुरू कर दी जहाँ पे लेबर ही मौजूद नहीं है या शहर के बिल्कुल करीब है जहाँ पे लेबर बहुत महँगी है। या ऐसी जगह के ऊपर जो बहुत ही मार्केट से दूर है, जहाँ पे लेके जाने का खर्चा ही आपका इतना ज़्यादा है और उसके अलावा उस जगह के ऊपर आपके जो इनपुट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि स्प्रे और खाद जो है वो टाइमली वहाँ पे नहीं मिल सकती। तो ऐसी लोकेशन का इंतखाब करने से जो है नाकामी की तरफ बंदा चला जाता है। और ज़मीन का इंतखाब यानी कि ज़मीन अगर अच्छी नहीं है, कलराठी है, ज़मीन के अंदर कलर है और उसके साथ ज़मीन जो है वो सख्त है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी नाकामी हो सकती है। इसी तरह ज़मीन का कम ज़रख़ेज़ होना, ये भी नाकामी की तरफ लेके जाता है और पानी का अच्छा ना होना उस जगह के ऊपर, ये भी नाकामी की तरफ लेके जा सकता है। इस तरह वसाइल की कमी कि जिस वक़्त बिल्कुल फसल तैयार है और कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसके ऊपर स्प्रे करना लाज़मी है और वो टाइम के ऊपर वो स्प्रे नहीं हो सका, वो किसी वसाइल की कमी की वजह से या किसी मसाइल की कमी की वजह से, तो उसकी वजह से भी नाकामी की तरफ चले जाता है। इस तरह कीड़े और बीमारियों का बर-वक़्त इंसदाद है। नातजुर्बाकारी है या गलत किस्म के बीज का इंतख़ाब कर लेना, यानी कि किसी से मशवरा किए बगैर किसी बीज वाले की बातों के ऊपर आके आम जो लोकल बीज होते हैं, जो लो क्वालिटी के बीज होते हैं, सस्ते बीज, वो लगा लेना। उनकी वजह से बाकी तो सारी चीज़ें वही होंगी, अख़राजात भी उतने ही होंगे, लेकिन इन चीज़ों की वजह से इस बीज के गलत इंतख़ाब की वजह से वो नाकामी की तरफ प्रोजेक्ट चला जाएगा। इसी तरह किसी सीनियर की रहनुमाई हासिल किए बगैर जो है फार्मिंग करना या मार्केट का रुझान चेक किए बगैर जो है वो स्टार्ट कर लेना और इलाके के मुताबिकत से फसल का इंतखाब ना करना, ये कुछ ऐसे चीदा-चीदा जो है वो पॉइंट्स हैं, जो नाकामी की तरफ लेके जाते हैं। खीरे की काश्त के जो मसाइल हैं और उनका हल है, उनको हम डिस्कस करते हैं।
आम तौर पे सबसे जो एक बड़ा मसला है, जो स्पेशली जो हम अर्ली सोइंग करते हैं, जो अगस्त की सोइंग है या सितंबर की सोइंग है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, सबसे जो बड़ा मसला आता है, उसको मोज़ेक वायरस कहते हैं। वो वायरस का मसला होता है, क्योंकि इन दिनों के अंदर व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड, ये रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, ये एक्टिव होते हैं और यही वायरस को फैलाने का ज़रिया बनते हैं। यानी कि एक फसल से दूसरी फसल के ऊपर या एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर वायरस को यही लेके जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा जो इंसेक्ट नेट है, इंसेक्ट नेट के अंदर जो है वो फसल लगाई जाए, या टिश्यू के अंदर जो स्पन बॉर्न है, उसके अंदर फसल लगाई जाए और उसके अंदर इत्मीनान कर लिया जाए कि इसके अंदर जो है वो कोई इंसेक्ट मौजूद नहीं है, या लगाने के फ़ौरन बाद जो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लिया जाए, ख़ास तौर पे सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए, ताकि कोई सफ़ेद मक्खी इसमें मौजूद ना हो। क्योंकि सफ़ेद मक्खी जिस भी पौधे के ऊपर जो है वो काटेगी, क्योंकि इसके पेट के अंदर जो है वो वायरस मौजूद होता है। ये वेक्टर का काम सरअंजाम देती है, यानी कि एक पौधे से बीमारी को दूसरे पौधे तक फैलाती है। तो जिस वक़्त काटे इसका रस चूसेगी, रस चूसते वक़्त ये लुआब अपना जो है वो पौधे के रस के अंदर जो वो शामिल करती है, उसकी वजह से पौधे के अंदर जो है वो वायरस चली जाती है। वो वायरस से अफ़ेक्टेड पौधा जो है, उसकी ग्रोथ नहीं होती और उसकी पैदावार भी नहीं आती, और उस पौधे से फिर दूसरे पौधों को अगर हाथ लगाएँगे, लेबर काम करेगी, टच करेंगे, तो वो बीमारी आगे फैलेगी, या उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट आएगा, उससे रस चूस के दूसरे पौधे के ऊपर जाके उससे रस चूसेगा। तो इस तरह ये वायरस की बीमारी आगे आगे से आगे फैलती है। तो ये ख़ास तौर पर इसका जो फैलाव होता है, अगस्त के महीने में काफ़ी ज़्यादा होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अक्टूबर से ऑनवर्ड क्योंकि व्हाइट फ्लाई कम होना शुरू हो जाती है, तो इसके मसाइल भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उन दिनों के अंदर जब भी फसल लगाएँ, कोशिश करें कि कोई टनल जो है वो ओपन ना रहे, और अगर कोई लेबर हमारी आ रही है, तो इत्मीनान हो कि इसके साथ कोई ऐसी सफ़ेद मक्खी या कोई ऐसा इंसेक्ट नहीं है, जो कि अंदर वायरस को लेके आएगा। और कुछ बीज जो होते हैं, उनके अंदर रेज़िस्टेंट भी होती है। बीज वो लगाया जाए जिसके अंदर रेज़िस्टेंस ज़्यादा हो, कम रेज़िस्टेंस वाले बीज जो है वो ना लगाए जाएँ। इसी तरह दूसरा जो बड़ा मसला है, वो है डाउनी मिल्ड्यू। इस तरह के पत्तों के ऊपर जो है वो स्पॉट आते हैं शुरू के अंदर, और ख़ास तौर पे जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, बारिशों के दिन चल रहे हों, बाहर भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और टनल के अंदर भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो इन दिनों के अंदर ये डॉनी का मसाइल ज़्यादा आते हैं, और इसमें कोशिश करें कि आपकी जो फंजीसाइड का जो स्प्रे चल रहा है, वो 3 दिन से ज़्यादा आगे ना जाए। मैक्सिमम 4 दिन है, 3 से 4 दिन, यानी कि एक पिछला जो स्प्रे किए, उससे अगले स्प्रे स्प्रे इनके दरमियान जो वक़्फ़ है, वो 3 दिन का हो। ख़ास तौर पे उन दिनों में जब आपके ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 65 डिग्री से परसेंटेज से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उस वक़्त आप कोशिश करें कि 3 दिन के वक़्फ़े के ऊपर स्प्रे करें फंजीसाइड का। और इसी तरह आपकी ह्यूमिडिटी अगर कंट्रोल में है, 45 से लेकर 55% तक है, तो 55% जो ह्यूमिडिटी होती है, वो आइडियल समझी जाती है खीरे के लिए। तो इस स्टेज के ऊपर जो है आप 5 दिन का वक़्फ़ा भी दे सकते हैं स्प्रे का। आपको क्रॉप की जो रंगत होती है, वो बता रही होती है कि इस वक़्त आपकी फसल किस साइड पे जा रही है। अगर बिल्कुल सही हेल्दी है, लश ग्रीन है, तो समझ लें कि आपकी फसल बिल्कुल ठीक जा रही है। इसमें आप 4-5 दिन का भी वक़्फ़ा दे सकते हैं। लेकिन जिस वक़्त कोई भी स्पॉट आना शुरू हो जाएँ, उसकी रंगत हल्की-सी पीली पड़ना शुरू हो जाए और आपको येलोइश कलर दिखना शुरू हो जाए, तो उस वक़्त आप कोशिश करें कि इसका दौरानिया कम कर दें। और इसके साथ-साथ जब अगर आपकी क्रॉप के ऊपर कोई इफ़ेक्ट आता है, तो फिर अमाइनो एसिड का स्प्रे साथ में ज़रूर करें, ताकि पौधे जो हैं वो स्ट्रेस से आउट हो जाएँ। क्योंकि जिस वक़्त एक दफ़ा डॉनी का अटैक आ जाता है, तो आप पोटेंशियल यील्ड बिल्कुल नहीं ले सकते। इसलिए कोशिश करें कि हिफाज़ती स्प्रे करते रहें। अगर अटैक आ जाए तो फ़ौरन इसको कंट्रोल करें, क्योंकि इसके बारे में मशहूर है कि फंगस आग की तरह फैलती है। फंगस स्प्रेड लाइक फायर, यानी कि जैसे आग जो है एक दफ़ा लग जाती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, ऐसे ही डॉनी है। एक दफ़ा जब स्टार्ट हो जाती है, तो बड़ी तेज़ी के साथ आपके एक दिन आपका फ़ार्म बिल्कुल साफ़ होता है, अगले दिन आप देखते हैं कि चंद एक पौधों के ऊपर मसले हैं, उससे अगले दिन देखते हैं कि पूरे का पूरा टनल जो है वो मुतासिर हो चुका होता है। इसलिए कोशिश करें कि डॉनी के हिफाज़ती स्प्रे जो है वो चलते रहें। और जिस वक़्त आप स्प्रे करते हैं, तो ये वाली शक्ल, यानी कि बिल्कुल येलो और खुश्क हो जाएँ वो स्पॉट, तो इसका मतलब है कि ये अब डॉनी जो है वो कंट्रोल हो चुकी है। अगर ये बिल्कुल लाइट ग्रीन चलते रहें, तो इसका मतलब है कि अभी डॉनी की शिकायत है, अभी डॉनी जो है वो चल रही है।
इसी तरह दूसरा जो तीसरा बड़ा मसला आता है वो आपकी जुएं हैं, जिनको रेड माइट्स भी कहते हैं। ये ख़ास तौर पे जिन महीनों के अंदर ह्यूमिडिटी हवा के अंदर कम होती है, जब ह्यूमिडिटी हमारी 40% से नीचे आना शुरू होती है, तो उन दिनों के अंदर इसका मसाइल बढ़ जाते हैं। और ये ख़ास तौर पे जो अप्रैल का महीना होता है, उसमें इसके सबसे ज़्यादा मसाइल होते हैं। और इसके अलावा जो अर्ली सोइंग है हमारी अगस्त और सितंबर की, तो सितंबर के अंदर और अक्टूबर के महीने में भी थोड़े-थोड़े मसाइल होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते जितने अप्रैल के महीने के अंदर इसके मसाइल आते हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा भी किसी जगह पे इश्यू नज़र आए, तो फ़ौरन इसके लिए जो माइटीसाइड जो स्प्रे है मुख्तलिफ नाम से हैं, क्लोरफिनापायर जो है इसके लिए किया जाता है। इसके अलावा ओबिरान के नाम से भी है, इसके अलावा फेफिनान के नाम से भी। तो काफ़ी सारी मार्केट के अंदर स्प्रे मौजूद हैं। तो कोशिश करें जैसे ही आपको नज़र आए पौधों पत्ते की बैक साइड के ऊपर देखें इनको, छोटी-छोटी जो है वो जुएँ होती हैं। तो इनको फ़ौरन जो है वो स्प्रे करके इनको कंट्रोल करें और कोशिश करें कि जो स्प्रे कर रहे हैं आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडे पानी से ये बहुत जल्दी जो है वो मरती हैं। इसी तरह लीफ माइनर है। लीफ माइनर 2 वक़्त में 2 स्टेजेज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर ये अटैक करता है। एक तो पौधा जिस वक़्त हम लगाते हैं, जब 2 से 3 पत्ते की स्टेज के ऊपर होता है पौधा, उस वक़्त इसका प्रॉब्लम आता है। और दूसरा प्रॉब्लम आता है जिस वक़्त हम शापर को ऊपर से हटा देते हैं, अगर इंसेक्ट नेट नहीं होता लगा होता, तो उस वक़्त ये प्रॉब्लम आता है, ख़ास तौर पे अप्रैल के महीने के अंदर, एंड मार्च से लेकर अप्रैल के महीने में। उस वक़्त आप कोशिश करें कि इसकी बाइफेंथ्रीन का जो है वो एक स्प्रे कर दिया जाए। चंद एक पत्तों के ऊपर जब निशानात नज़र आएँ तो फ़ौरन स्प्रे कर दिया जाए, ताकि आगे जो है वो ना फैले। इससे होता क्या है कि जब ये पूरे पत्ते के ऊपर एक दफ़ा फैल जाता है, जैसे अब यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, इस पत्ते के ऊपर नज़र आ रहा है और इसी तरह इस पत्ते के ऊपर नज़र आ रहा है, तो इस ऐसे पत्ते जो है वो ज़ियाई तालीफ, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो खुराक बनाने का अमल होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इनका कम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर एक लाइन थोड़ा-सा स्पॉट नज़र आए तो उसी वक़्त इसकी जो है तदारुक करें, स्प्रे कर दें। इसके साथ ब्लाइट की डिज़ीज़ है, ये ख़ास तौर पे उन महीनों के अंदर आती है जब टेम्परेचर लो होता है, जैसे कि दिसंबर और जनवरी का महीना है और ह्यूमिडिटी हाई होती है। तो इन दिनों के अंदर जो है ये ख़ास तौर पे ये ब्लाइट का प्रॉब्लम आता है। और इसमें जैसे ये प्रॉब्लम आता है, ये डॉनी से भी ज़्यादा तेज़ होता है। और जैसे ये प्रॉब्लम आते हैं तो पूरे टनल के अंदर जो है असरात इसके जो है नज़र आते हैं। एक दिन के अंदर-अंदर ये पूरी फसल को लपेट में ले लेता है। तो इसके लिए कोशिश करें कि जिन दिनों में टेम्परेचर लो हो, ख़ास तौर पे 6 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब-करीब टेम्परेचर आ रहा हो, 8 से नीचे आ रहा हो रात का टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी हमारी उन दिनों के अंदर 80 प्लस चल रही हो, 90 प्लस चल रही हो, ख़ास तौर पे जब धुंध का सीज़न होता है। तो फॉग के सीज़न के अंदर, धुंध के सीज़न के अंदर जो इसके मसाइल आते हैं, टेम्परेचर आमतौर पे उस वक़्त लो होता है। तो उन दिनों के अंदर ब्लाइट के कंट्रोल के लिए हिफाज़ती स्प्रे जो है वो लाज़मी किए जाएँ। इसी तरह फ्रूट फ्लाई का प्रॉब्लम आता है हमें आम तौर पे अप्रैल से मई के महीने के अंदर, जिस वक़्त टेम्परेचर हाई होता है, तो उस वक़्त ये फ्रूट फ्लाई का प्रॉब्लम आता है और ये डंग मार देती हैं, जिससे वो खीरा जो है उसके अंदर जो है वो छोटे-छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं और वहाँ वहाँ से जो है वो खीरा जो है वो मुड़ जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए जो है 2 से 3 चीज़ें की जाती हैं। एक तो येलो स्टिकी ट्रैप होते हैं, जो पेपर होते हैं, उनके ऊपर ग्लू लगा के उनको अ, फील्ड के किनारों के ऊपर जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर चिपसा कर दिया जाता है। उस क्योंकि पीले रंग की तरफ ख़ास तौर पे जो फ्रूट फ्लाई होती है अट्रैक्ट होती है और जैसे उसके ऊपर आके बैठती है तो वो क्योंकि ग्लू लगी होती है, तो उसके साथ अटैच हो जाती है और वहाँ से दोबारा उड़ नहीं सकती। इसी तरह जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है थ्रिप्स के लिए और माइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू कलर के ऊपर और सफ़ेद मक्खी के लिए, कि ब्लू कलर के ऊपर सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और माइट्स ये जो है इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और इसके ऊपर आके बैठते हैं तो वो चिपक जाते हैं। तो ये स्टिकी ट्रैप जो है वो लगाए जाएँ। इसके साथ फेरोमोन ट्रैप्स जो है वो लगाए जाएँ और तीसरे नंबर के ऊपर जिसमें मिथाइल यूजिनॉल यूज़ किया जाता है या रेडॉक्स रेडॉक्स के नाम से एक मार्केट में एक फेरोमोन है, वो यूज़ किया जाता है। तो 5 ml 5 मिलीलीटर जो है वो एक रुई के ऊपर लगाकर बोतल के अंदर डाल दिया जाता है और बोतल को साइड से जो है सुराख कर दिया जाता है, जिसमें से ये नर मक्खियाँ जो है अंदर चली जाती हैं
और उसके अंदर 5 ml उस बोतल के अंदर जो है वो मेलाथियान डाल दी जाती है ताकि अंदर जो भी मक्खी जो है वहाँ पे मर जाए। और तीसरा ये किया जाता है कि प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट और उसके साथ मेलाथियान इसका मिक्सचर बना के जो स्प्रे किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अटैक है तो उससे जो है वो जो भी मक्खियाँ होती हैं वो मर जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं इस तरह। इस तरह अपने फार्म के ऊपर हमेशा जो है वो स्प्रे का शेड्यूल बनाएं और जब भी आप कोई स्प्रे करें तो उसको अपने पास इस तरह लिख लें कि कौन सा स्प्रे हमने किया है, उसकी मिकदार कितनी थी और किस मकसद के लिए किया, बीमारी कौन सी थी। उसके साथ जो है वो डेट पीछे लिखें कि इस डेट को किया है, उससे नेक्स्ट अगली डेट जो है वो आप डाल दें कि इस डेट को स्प्रे करना है। और फिर फसल को देखते हुए कि इस वक्त किन चीज़ों का मसला ज़्यादा आ रहा है तो वो स्प्रे जो है वो किए जाए। जिस वक्त पौधा जो है 6 पत्तों की स्टेज के ऊपर होता है तो उस वक्त सेंसिटिव होता है, उससे पहले आप कोशिश करें कि डोजेस जो है वो कम रखें। जब 6 पत्ते की स्टेज से अबव चला जाए खीरा तो उस वक्त आप जो है वो उसकी जो लेबल के ऊपर जो डोज लिखी होती है जिस प्रोडक्ट की वो उतनी ही डोज करें। एक और मसला आता है तोड़ाई का दौरानिया। आम तौर पे क्या करते हैं कि फार्मर ज़्यादा पैदावार एक दूसरे को दिखाने के लिए तोड़ाई कम लेट कर देते हैं। यानी कि अगर आज तुड़ाई हुई है तो फिर 5 दिन के बाद जाके तुड़ाई करेंगे और अपने साथ वाले ज़िम्मेदारों को दिखाने के लिए कि जी हमारे इतने तोड़े जो है वो उतरे हैं इस तुड़ाई के अंदर। तो उससे नुकसान क्या होता है कि जो ऊपर जो फ्रूट लगा होता है, ऊपर वाला फ्रूट जो है वो येलो हो जाता है और वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, उसमें आपके गैप आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि तुड़ाई का दौरान जो है वो 3 दिन रखें। हर तीसरे दिन आपकी तुड़ाई हो रही हो और अगर मुनासिब दर्जा हरारत नहीं है या मुनासिब जो है वो मौसम नहीं है तो उसमें 1 आध दिन का जो है वो गैप दिया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन कोशिश करें कि जैसे ही आपका फ्रूट तैयार हो उसको डिले ना करें, उसको फ़ौरन हार्वेस्ट करके मंडी के अंदर भेजें। और फिर तुड़ाई करने के बाद जो है डिफरेंट इसकी पैकिंग के अंदर जो है वो मंडी के अंदर भेजा जाता है। कुछ ज़िम्मेदार जो है वो क्रेट्स की शक्ल के अंदर भेजते हैं जो कि अगले दिन वापस जो है उनको मिल जाते हैं। और कुछ ज़िम्मेदार जो है कुछ इलाकों के अंदर ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ आरिफ वाला और मेलसी की बात करें और जो अर्ली क्रॉप होती है ख़ास तौर पे जो अगस्त के अंदर लगाई जाती है तो वो ज़्यादातर लोग जो है वो शापरों के अंदर जो भराई करते हैं 5-5 केजी का शापर जो वो डालते हैं। इसी तरह जो क्रेट था ये शेल ये 20 केजी का जो है वो भरा जाता है। तो जैसे ही इसकी प्राइस थोड़ी-सी कम होना शुरू होती है, जो अक्टूबर-नवंबर का महीना नवंबर और दिसंबर के महीने आते हैं तो इन दिनों के अंदर पैदावार ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर शापरों के अंदर इसको जो है वो पैक करके भेजना और मंडी के अंदर लेके जाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जितना स्केल बड़ा होता है उतना ही इसको पैकिंग इसकी जो है वो बढ़ा दी जाती है। छोटे फार्मर जिनके पास 1-2 एकड़ 4 एकड़ लगे हुए हैं उनके लिए शापर भरना आसान है। लेकिन जो बड़े फार्मर हैं जिनके पास 10-15 एकड़ के ऊपर 20-25 एकड़ के ऊपर टनल है तो उनको जो है वो सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो बैग्स होते हैं जिसमें 40 केजी छोटा बैग से लेकर 55 केजी तक जो है वो भराई की जाती है और इन्हीं बैग्स के अंदर जो है मंडियों के अंदर भेजा जाता है। तो ये इसके डिफरेंट तरीके हैं और ख़ास तौर पे जो मंडियाँ खीरे के अंदर जो देखी जाती हैं, सबसे जो ज़्यादा फैसलाबाद की मंडी है, फैसलाबाद की मंडी के अंदर जो भेजा जाता है लेकिन प्राइस वहाँ पे कम होती है क्योंकि वो सबसे बड़ी मंडी कंसीडर होती है। पूरे इलाके का जितने भी खीरे होते हैं ज़्यादा उस मंडी के अंदर आते हैं और वहाँ से बड़ी गाड़ियाँ जो लोड होके दूसरी मंडियों के अंदर जो है वो जाती हैं। और अगर दूसरे नंबर के ऊपर देखा जाए तो लाहौर की मंडी है और लाहौर की मंडी के अंदर रेट थोड़ा-सा बेहतर होता है फैसलाबाद की मंडी की निस्बत, लेकिन यहाँ पे खपत थोड़ी कम है। इसी तरह तीसरे नंबर के ऊपर इस्लामाबाद और पिंडी की मंडी है, तो वहाँ पे उन मंडियों के अंदर जो है इनको ये 3 मंडियाँ हैं जहाँ पे ये ज़्यादा जाता है। और फिर कुछ लोग सिंध वाली साइड कराची में भी भेजते हैं जो कि बड़ी गाड़ियाँ भेजी जाती हैं और ये उन दिनों में भेजी जाती हैं जब वहाँ पे उस साइड पे खीरा जो है वो नहीं होता। अगर हम इसकी खीरे की पैदावार, आमदन और खर्च का तकाबली जायज़ा लें, तो इसमें आम तौर पे जो अखराजात होते हैं तकरीबन कोई 4.5 से 5 लाख रुपए फ़ी एकड़ जिसमें कुल अखराजात होते हैं और उसके अंदर ज़मीन की तैयारी है, मल्च वाला काला शापर है, उसका फ़ी किलो रेट और कितनी
एक एकड़ के अंदर कितना जो है वो इस्तेमाल होता है। और इस तरह सफ़ेद शापर है, फिर खीरी का बीज है, फिर जाल और नेट है, इस तरह खाद के अखराजात हैं, मजदूरी है, अद्वियात हैं। तो और जो स्ट्रक्चर हमने लगाया है उसका जो सालाना अगर हाई टनल है तो उसके 5 साल लाइफ है या 10 साल लाइफ है, तो उसके वो 10 साल के ऊपर डिवाइड करके 1 साल का जो उसका डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट होगी वो उसके अंदर हम डालते हैं। तो ये टोटल तकरीबन कोई 4.5 से 5 लाख जो है 1 एकड़ के ऊपर जो वो खर्चा आता है। और अगर हम आमदन की बात करें तो आमदन नॉर्मली हमारी जो अच्छी पैदावार समझी जाती है वो 1250 मन जो है वो पैदावार समझी जाती है। और कुछ ऐसे फार्मर भी हैं जो इससे भी ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं, और कुछ ऐसे फार्मर हैं जो इससे कम भी पैदावार ले रहे हैं। लेकिन उसमें बुनियादी जो फ़र्क होता है वो आपकी ज़मीन हो गई, आपकी मैनेजमेंट हो गई, आपकी खादें हो गई, खादों की क्वांटिटी, क्योंकि जो ज़्यादा पैदावार लेने वाले ज़मींदार हैं वो खादों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। और इसी तरह फिर आपकी ज़मीन होगी और आपकी मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट का इसमें काफ़ी अमल दखल है। तो ये आम तौर पे ₹650 मन चलता है, लेकिन मार्केट में बाज़ दफ़ा इससे बिल्कुल नीचे आ जाता है, ₹400 मन के ऊपर भी रेट आ जाता है और बाज़ दफ़ा 1200 मन तक भी चला जाता है। तो ये रेट जो मार्केट का होता है वो वैरी करता रहता है। तो अगर 1200 हम रखें तो तकरीबन को 8 लाख के करीब-करीब जो है इसकी इनकम होती है। तो खर्चे निकाल के तकरीबन 3 लाख से साढ़े 3 पौने 4 लाख तक जो है वो फ़ी एकड़ जो है वो प्रॉफ़िट चला जाता है। और बाज़ दफ़ा और इसमें अगर हम ज़मीन का भी निकाल दें तो तकरीबन कोई 3 लाख बच जाता है हमारे पास प्रॉफ़िट। बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाता है। ऐसे भी साल मैंने देखे हैं कि एक एकड़ से 12-12 लाख जो है वो ज़मींदारों ने मेरे सामने जो प्रॉफ़िट दिया। और ऐसे भी साल देखे हैं जिसमें से ये 4.5-5 लाख खर्चा हुआ है, तो आमदन नेट रिटर्न जो है सिर्फ़ आमदन जो है वो आपकी 2 लाख से ऊपर भी नहीं गई, यानी कि अपनी जेब से 3 लाख जो है वो डालने पड़े। तो ये नफ़ा और नुकसान जो है वो ये इसके साथ-साथ हर कारोबार के साथ चलता रहता है। तो ये आज का हमारा जो है वो टनल के ऊपर जो है वो डिटेल में खीरे की पैदावार बज़रिए ड्रिप इरिगेशन टनल के अंदर की कैसे हमने करनी है, डिटेल में था। इसके साथ आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you so much, Irfan. Thank you so much for such a nice, detailed presentation. हमारे फार्मर चौधरी अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पैनल पे, तो हम प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अब हमारे साथ कुछ थोड़ी बातचीत करें। और हमारे साथ हमारे एग्रोनॉमिस्ट मौजूद हैं, इम्तियाज़ अहमद कमालिया से हमें दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। तो इम्तियाज़, प्लीज़ आप हमें हमारे फार्मर का इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर उनसे हमारी बात करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और मैं एज ए एग्रोनॉमिस्ट फैसलाबाद में काम कर रहा हूँ जाफ़र एग्रो सर्विसेज में। और मैं आज जो है वो अली रज़ा फार्म पे आया हूँ और इधर जो है 70 एकड़ पे वो ड्रिप सिस्टम पे जो है टनल फार्मिंग कर रहे हैं। तो हमारे साथ ही हैं वो अब जो है जूम पे ज्वाइन करेंगे हमें। तो मैम आ गए? जी जी, हमारे साथ पैनल पे मौजूद है अली रज़ा साहब, प्लीज़ अपना ऑन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है जी, और मैं ये आपको थोड़ा सा अभी इम्तियाज़ साहब ने बताया मेरे बारे में। मालिक साहब भी बड़े अच्छी तरह मुझे जानते हैं, इरफान साहब से भी याद अल्लाह है। ये मेरी ड्यूटी यही लगी जी। कैमरा मैं ऑन करता हूँ जी। सर जी ये भी बता दें कि कब से शुरू किया आपने ये काम और कितनी देर हो गई और मेरे ज़िम्मे, हाँ जी, इम्तियाज़ ने मेरे ज़िम्मे यही लगाया है कि ड्रिप के बारे में थोड़ा सा मैं जो मेरे समझ में है मैं बता दूं। ड्रिप इरिगेशन, अगर आप वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं और ये काम कर रहे हैं, जदीद काश्तकारी कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी फेवरेबल है हमारे लिए। इसमें फर्टिलाइज़र की काफ़ी सारी बचत, वो तो हम मेरा ख्याल सारे जो पहले कर रहे हैं उनको पता है। और उसमें और काफ़ी क्लासेस हैं। सब्जियों में ये है कि आप क्योंकि पानी बड़ा थोड़ी मिकदार में लगता है, उस वजह से रॉटनिंग, जो अंदर ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी होती है, वो कम होने की वजह से ये जो डिजीजेज हैं वो कम पड़ती हैं, फसल जो है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाती है। तो इस तरह की बातें हैं जी। और अगर कोई क्वेश्चन मेरे इल्म के हिसाब से हो तो मैं हाजिर हूँ।
अच्छा सर जी, आप फार्मर को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि ड्रिप सिस्टम सब्जियों के लिए कितना बेहतर है, क्या इसका जो है? देखिए, मैं तो बहुत पहले का प्रीचर हूँ इसका, ड्रिप इरिगेशन का। कमालिया हमारे एरिया में जो जितनी इसकी एक्सपेंडेशन हुई है, एक्सपेंड हुआ है, वो आप सबको शायद अंदाजा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरा। लोगों को मैंने इसकी अवेयरनेस दी, और बाकी ये है कि जैसे जैसे सारे कर रहे हैं, जिस जिसको नॉलेज हो रहा है वो आगे एक दूसरे को ऐसे ही सीना बसीना ये आगे चल रहा है। कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं जिसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर कोई किसी को यानी पर्सनली जानता हो या कोई अप्रोच कर लेता है तो सारी बातें बताने के लिए हर वक्त जो मैं तो खुद हाजिर हूँ। बाकी भी जो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरी तरह जो मुझसे किसने सीखा है वो आगे बताए, ज़्यादा बेहतर है। Irfan, do you want to ask any questions? जी, अली रज़ा साहब, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा कि आपने जब स्टार्ट किया तो आपको चैलेंजेस क्या थे, खास तौर पे खीरे के ऊपर, और फिर आपने सोहन साहब, खीरे का यही है कि जब हमने शुरू किया ये नॉर्मल फ्लडिंग पे था, तो उसमें प्रॉब्लम यही आ रहा था कि सर्दियों में क्योंकि ये शॉपर पे होता है, आपको पता है अंदर पॉलीथीन के अंदर होता है, एनवायरनमेंट कंट्रोल करनी होती है, तो फ्लड के पानी में अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती थी, जिससे डिजीज़ जो है वो ज़्यादा जल्दी शुरू होती है। और आपको पता है कि इसकी डिजीज़ जो है वो नॉर्मली जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो उसमें ये है कि ड्रिप पे जाने से इसकी फसल को जो है ना वो तकरीबन 1.5-2 माह ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाती है। और आप इसकी प्रोलॉन्ग जितना बेसिकली आपकी बचत ही उस वक्त शुरू होती है जब आप 2 माह के ज़्यादा 2 माह से ऊपर इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। और मेरा जो पहला साल था ड्रिप पे, उसमें मैंने वो मुख्तलिफ जगह पे वैसे दर्ज भी है कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन आई थी। फिगर्स में अगर कहा जाए तो खीरे के जो 50 केजी के बैग होते हैं वो 2005 बैग एवरेज आई थी मेरी। जाहिर है उसके बाद काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो उन दिनों उन्होंने वो देख के फिर शुरू किया, जिनमें से एक मिसाल सिर्फ एक देता हूँ, चौरी अरशद एलसी वाले हैं, चौरी अकरम और अरशद। मालिक भाई को पता है, वो हम दोनों की उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है, इसीलिए उनका नाम लिया है। तो उन्होंने उसी एक ज़मीन को देख के या उसी क्रॉप को देख के उन्होंने फैसला किया था कि हम लोग भी ड्रिप लगवाएंगे। हालांकि उस एरिया में पहले वो रेशिक साहब ने तो खत्म कर दी थी क्योंकि उनसे वो मैनेज नहीं हो रहा था। तो अली रज़ा साहब, इसमें रेट्स के हवाले से थोड़ा सा हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी हैं हमारे जिम्मेदार जो कि फर्स्ट टाइम टनल के बारे में सुन रहे हैं, तो रेट्स के हवाले से, पैदावार के हवाले से अपने की पॉइंट्स जो आपके एक्सट्रैक्ट हैं, इतने सालों का आपका माशाल्लाह तजुर्बा है, इतने सालों से आप खीरे के ऊपर जो काश्तकारी कर रहे हैं, तो इनमें कुछ की पॉइंट्स दे दें, इनको कुछ एक्सट्रैक्ट दे दें, अपनी जिंदगी का निचोड़ जो है खीरे में निचोड़ के लिए वैसे तो ये एक ऐसी दुनिया है कि हर साल कोई ना कोई नया प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, जब भी होता है ना, यानी आज कुछ है, नेक्स्ट ईयर कोई और होगा। यानी इस साल हम सोचते हैं कि लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम आया था तो अगले साल इसका तोड़ पहले करना है, लेकिन अल्लाह की तरफ से है कि अगले साल कोई नई इशू होता है, बिल्कुल नया इशू होता है जो हम फेस करते हैं। लेकिन ये है कि इसमें जो मेजर है ना, यानी आप की पॉइंट्स कह सकते हैं कि इसमें आपके एक तो ये है कि सर्दियों में इसकी ह्यूमिडिटी का कंट्रोल, जाहिर है वो तो ड्रिप से ही आएगा। स्प्रे प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, स्प्रे मैन अच्छे होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको बड़ी अच्छी तरह मेंटेन करें, ना उसको आपने बहुत ज़्यादा रोक देना है। कई जगह पे ऐसा होता है कि बंदे रोक लेते हैं, फिर वो सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और ना ही उसको इतना जल्दी भगा के ऊपर लगा लेना है कि फिर आपको उसके अंदर आपको फ्रूट ही ना मिले। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें आप नॉर्मली लोग सिर्फ पत्तों पे स्प्रे करते हैं, इसकी रूट्स के लिए आपको नीचे फंजीसाइड जो है ना वो गाहे बगाहे थोड़ी बहुत डालते रहना चाहिए। और उसमें बेस्ट जो है वो कॉपर है, नीचे आप कॉपर का यूज ज्यादा करवाएं और इंशाल्लाह फसल आपकी ज्यादा अच्छा चल जाएगी। Alright, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आपने ये की पॉइंट्स दिए। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमारे जितने भी फार्मर हैं वो
इनको अडॉप्ट करेंगे और जो ऑलरेडी जो ग्रो कर रहे हैं वो इन चीज़ों को लर्न करके उससे बेहतर जो पैदावार लेंगे। ऑलराइट, अच्छा थैंक यू आवेश, क्वेश्चन अगर आपका कोई हो अली रजा साहब से तो आप कर सकते नहीं, थैंक यू सो मच अली रजा साहब, आपने बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, अपनी नॉलेज शेयर की हमारे साथ। इसके नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है अली रजा साहब के फार्म की ही, मैं वो प्ले करना चाहूंगी ताकि हमारे जो भी फार्मर्स हैं वो एक्चुअली खुद भी विजुअली देख सकें कि उनका फार्म कैसा लगता है। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और आज हम चौधरी अली रज़ा के फार्म पे आए हुए हैं और काफ़ी बड़े ग्रोवर हैं कमालिए के। 70 एकड़ पे जो है इन्होंने ड्रिप लगाई हुई है और 70 एकड़ पे ही टनल फार्मिंग कर रहे हैं। ये हमारी सितंबर सोइंग क्रॉप है, 5 सितंबर को ये लगी थी, ऑलमोस्ट 2 माह हो गए इसे और 200 बैग पर एकड़ जो है इसे उतर चुका है अभी तक। कल ये 70 बैग की इनकी जो है ना तड़ाई हुई है। ज़्यादातर आपको कैप्सूल नज़र आएंगे क्योंकि जो फ्रूट था मैच्योर फ्रूट वो हार्वेस्ट हो गया। बाकी माशाल्लाह क्रॉप अच्छी जा रही है, इस पे कोई डिजीज़ नहीं है अभी। वैरायटी इन्होंने लगाई है 14270 और मल्टी फ्रूट वैरायटी है। एक नोट पे 2 से 3 फ्रूट जो है ये देती है, जैसा कि आपको नज़र आ रहे होंगे, कैप्सूल नज़र आ रहे होंगे। नीचे से पिकिंग हो गई है, मोस्टली 2 फीट तक जो है वो पौधा खाली हो गया। ऑलराइट जी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो इस सेशन में आप लोगों के जो भी सवालात हैं अब आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। पूरे सेशन से मुतालिक हमारे फार्मर से मुतालिक जो हमने फार्म की वीडियो भी देखी उससे मुतालिक जितने भी सवालात हैं आप अब हमसे कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर वीडियो में क्वेश्चन आंसर विंडो में हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है मिस्टर शकील का। What a farmer can do in case of temperature fall in winter and no sunlight is available. नॉर्मली जो हमारे कन्वेंशनल जो टनल फार्मिंग है, टनल फार्मिंग के अंदर जो है इसको टेम्परेचर को तो इंक्रीज करने के लिए हम सिर्फ ये करते हैं कि रात के वक्त जिन दिनों के अंदर सर्दी ज़्यादा पड़ रही होती है, फोरकास्ट हम चेक कर रहे होते हैं नॉर्मली। जिन दिनों के अंदर टेम्परेचर नीचे आ रहा हो, नाइट टेम्परेचर स्पेशली जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ रहा हो या 4 से भी नीचे आ रहा हो, तो हम कोशिश ये करते हैं कि दोपहर के वक़्त उसको टनल्स को क्लोज़ कर देते हैं ताकि उसके अंदर हीट जो है वो जनरेट हो, हीट जो है वो ट्रैप हो और रात का जो लो टेम्परेचर है उसके साथ जो मिटिगेट कर सके। बाकी जो लो कॉस्ट जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर हम ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ या टेम्परेचर को डिक्रीज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर कंट्रोल्ड फुली कंट्रोल्ड हर चीज़ लेके आनी है तो उसके लिए फिर बहुत कॉस्टली जो स्ट्रक्चर हैं, ग्रीन हाउसेस हैं,
तो फिर उन टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो फार्मर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है नौमान शौकत का। ये पूछते हैं, यू मेंशन्ड अबाउट 4.5 lakh estimate for expenses over 1 acre. I could not see the details on my phone screen, but how much cost is mentioned for labor? In my experience, 4.5 lakh is only the cost for 4 to 5 labor over 5 months. Thank you. इसमें जो लेबर की जो कॉस्ट होती है, लेबर की कॉस्ट नॉर्मली जो 1 एकड़ के ऊपर आती है, जो इसमें मेंशन भी की मैंने, वो 1,40,000 हमने लेबर की कॉस्ट इसमें रखी है। आमतौर पे लेबर, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, वेजिटेबल के अंदर जो है वो लेबर की तोड़ाई और उसके अंदर उसकी बेलों की जो है वो हर हफ्ते के अंदर जो है वो ऊपर उसकी कर्लिंग होती है, और फिर आपकी स्प्रे हर तीसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक होती है। तो इसमें लेबर की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। उसमें मेजर जो एक्सपेंस है आपका वो लेबर का है। लेबर का मेजर एक्सपेंस है, यानी कि ये 1,40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया आपकी लेबर के ऊपर जो है एक्सपेंस आता है। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा भी आप लोगों के कोई भी सवालात हैं तो आप अपना हैंड रेज करके हमसे लाइव भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर विंडो में हमारे पास यही सवालात थे जो हमने एड्रेस कर लिए हैं, तो वी आर वेटिंग फॉर 1 मिनट। आपके कोई भी सवालात हैं तो प्लीज आप अभी हमसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, नौमान शौकत, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल आ रही है जी। मेरा सवाल मेरे ख्याल से समझ नहीं आया। इरफान साहब, मेरी रिक्वेस्ट यही थी कि वो जो टोटल एस्टिमेट है आपका, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है बहुत ज्यादा, तो लेबर कॉस्ट तो इससे बहुत ज्यादा होती है। 4-5 महीने में सिर्फ 1.5 लाख रुपए कैसे लेबर कॉस्ट हो सकती है? अगर आप 4 आदमी भी लगाएं तो ये तो एस्टिमेट इस लिहाज से ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। इरफान, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी जी, नमान साहब, इसमें ये करते हैं कि जो हमारी लेबर होती है, जो जिन्होंने तोड़ाई करनी है, वो स्पेशली हम डेली वेजेस के ऊपर लेते हैं, और परमानेंट स्टाफ हम इसके अंदर एक लेते हैं। नॉर्मली पर एकड़ हमारा जो है वो एक परमानेंट स्टाफ होता है जिसने स्प्रे करनी है या उसके इंसेक्ट नेट को हटाना है, बंद करना है दरवाज़ों को, तो उसके लिए एक बंदा होता है जिसकी फिक्स सैलरी होती है। और बाकी आप सिर्फ अगर 1 एकड़ के ऊपर करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी, आपकी जो परमानेंट लेबर की कॉस्ट होगी, वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि आप मिनिमम 3 एकड़ के ऊपर जाएं। 3 एकड़ से आप स्टार्ट करें, और एवरेज जो इसका साइज़ है वो 5 एकड़ है। 5 एकड़ जो है इकोनॉमिकल साइज़ बनता है, और इससे ऊपर जैसे आप चले जाते हैं, आपके जो फिक्स एक्सपेंस होते हैं वो कम होते जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है। नॉर्मली इसके अंदर हम 1% लेते हैं जो कि आपका परमानेंट एम्प्लॉई है। बाकी जो लेबर होगी वो डेली वेजेस की होती है, और ये हर एरिया के अंदर जो है वो डेली वेजेस की प्राइसेस कम या ज़्यादा होती हैं। और डेली वेजेस के ऊपर भी हम कोशिश करते हैं कि वेजिटेबल के लिए फीमेल लेबर को हम इंगेज करें, क्योंकि फीमेल लेबर एक तो काम अच्छे तरीके से करती हैं, ख़ास तौर पे ये बेलों की चढ़ाई होती है नेट के ऊपर, और उसके अलावा जड़ी बूटियाँ होती हैं निकालनी, और इसके अलावा फ्रूट की तुड़ाई होती है। तो ये फीमेल लेबर जो है वो सबसे बेहतर तरीके से ये काम करती है, और उनकी जो वेजेस होती हैं वो भी मोस्टली जो है वो कम होती हैं। यानी कि अगर आपकी फीमेल लेबर होगी इस काम के लिए जो है वो 300 रुपीज़ जो है वो पर डे उनकी लेबर चार्जेस हैं। अगर आप मेल लेबर को हायर करेंगे तो वो, क्योंकि उनका स्पेशली जो काम होता है, जो हैवी काम है वो करना, तो उनकी जो लेबर चार्जेस हैं वो भी पर डे ज़्यादा होते हैं। वो 500 या 600 पर डे चार्ज करते हैं। इसलिए हम 5 या 600 वाला 1% रखते हैं, और बाकी जितनी हमारी लेबर होती है उसको हम कोशिश करते हैं डेली वेजेस और फीमेल लेबर इंगेज करते हैं। इस तरह हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद मिस्टर शकील ने भी हैंड रेज किया हुआ है। शकील साहब, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कीजिए। कि मैं वही बात पूछ रहा था कि अगर इन केस ऑफ सनलाइट ना हो, जैसे पिछले साल एक प्रॉब्लम रही है स्मोक की और धुंध की,
तो बड़ा प्रोलॉन्ग करने की वजह से जो हीट चाहिए होते सन लाइट से, वो जब नहीं अवेलेबल होगी तो इसकी रेमेडी क्या आपके ज़हन में है? सर इसकी रेमेडी सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और जिसमें आर्टिफिशियल लाइट लगी हुई हो, फिर आपके हीट बर्नर हो, हीट जनरेटर हो, तो उसके थ्रू मैनेज किया जाता है। लेकिन ये टनल के अंदर क्योंकि हम लो कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं, तो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी होती है, तो इसके अंदर कंट्रोल्स नहीं होते। अगर कंट्रोल्स लेने हैं तो फिर उसके लिए हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर जाना पड़ेगा। All right, thank you so much. I do not see any more questions from the attendees. I think we can safely wrap up now. मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा, हमारी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच चौधरी अली रज़ा साहब, आपने वक्त निकाला। हमने आपके फार्म का एक व्यू भी किया और साथ में आपसे बात करने का मौका भी मिला। थैंक यू सो मच इरफान नवाज फॉर सच अ नाइस एलैबोरेट प्रेजेंटेशन। Thank you so much Malik Sahab, thank you Imtiaz, I think and thank you so much for all the attendees. आपने वक्त निकाला, आपने अटेंड किया। हम इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग अपने फेसबुक पेज पे जाफर एग्रो सर्विसेज का जो फेसबुक पेज है उस पर अपलोड कर देंगे कल तक इंशाल्लाह। आई रियली होप आप सब लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, आपने वो पेज लाइक किया हुआ है, तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग आप एक्सेस कर सकेंगे वहाँ से। और प्लीज़ हमें जब हम रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे तो कमेंट्स में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये सेशन कैसे लगा। आगे जाके आप इसी तरह के वेबिनार्स में और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किन और क्रॉप्स पे आप चाहते हैं कि हम वेबिनार कंडक्ट करें। एंड सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स नवेश। अल्लाह हाफिज़।